ठीक है भाई, तो हमने सफर हमारा स्टार्ट किया था टैक्स से, ऐसा ही था। हमने सबसे पहले बात करी कि आप लोगों ने कहा टैक्स क्या है। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी ने अल्फाज इस्तेमाल किया था, क्या? वसूली। ठीक है भाई, आप लोगों में से किसी ने कहा था हाँ भाई वसूली करना टैक्स से बेसिकली। ठीक है, तो हमने ये अल्फाज क्लियर किया था कि टैक्स बेसिकली क्या चीज है, कि हर मुल्क के अपने कोई एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, हर मुल्क चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे होते हैं। उन खर्चों को मीट अप करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू रेज अप करना होता है। ठीक है, देखो हर चीज की अपनी अपनी एक चीज होती है कि यानी कि जैसे कि एक घर होता है ना, तो उसका खर्चा उस वक्त चलता है कि पहले कमाई आती है बाद में खर्चा होता है। लेकिन मुल्क का निजाम ऐसा होता है कि उसके खर्चे डेफिनेट है। अब सोर्सेज ये सोचनी पड़ती है कि मुल्क में पैसा लाया कहां से जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि मुल्क का जो खर्चा होगा ना वो तो अपना डेफिनेट रहेगा ही रहेगा भाई। जो कौम की डिफेंस पर खर्चा करना है वो आपने करना ही करना है। जो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना है वो करना ही करना है। जो रोड्स बनानी है वो बनानी ही बनानी है। ठीक है, अब सोर्सेज ये सोचनी पड़ती है कि मुल्क में पैसा लाया कहां से, यानी जो इस मुल्क की कमाई है वो कहां से लेकी जा सके। ठीक है, अब मुल्क की कमाई के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज क्या, सबसे पहला सोर्स होता है जो मुल्क ने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हुई होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी लगाई हुई है? पाकिस्तान स्टील मिल लगी हुई है, पाकिस्तान एयरलाइन लगी हुई है, ठीक है, पीआईए लगी हुई है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कुछ शुगर मिल्स हैं, कुछ क्या है कुछ क्या है। इस तरीके से मुल्क ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की हुई होती है, वो लोग उस मुल्क को कमा के दे रही होती है। बीइंग पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर की इनकम की पाकिस्तान की बहुत सारी इनकम आ रही होती है इस हिसाब से। इसके अलावा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में है वो है टैक्स। ठीक है, जो शॉर्टेज अमाउंट आ रही होती है वो सब टैक्स के हिसाब से हम कवर कर रहे होते हैं। टैक्स बेसिकली एक शहरी का या एक मुल्की का फर्ज है कि अगर वो उस मुल्क में रह के कुछ पैसे कमाता है या जो भी करता है, तो उस मुल्क से एक प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी फैसिलिटीज भी अवेल करेगा। ऐसा ही है। तो टैक्स बेसिकली क्या है कि टैक्स किस पे लगता है, फिर हमने यहां से जनरेट किया था, टैक्स लगता है आपका इनकम पे। हमने ये कंक्लूड किया टैक्स लगता है किस पे? इनकम पे टैक्स लगता है। कि टैक्स से पहले ऐसा नहीं है कि हर बंदे से टैक्स 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 करके उसके पास चले हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा जिसने कमाया है वो हमें टैक्स देगा है, सही है। जिस बंदे ने कमाया ही नहीं होगा वो हमें कैसे टैक्स दे सकता है? क्लियर है? ठीक है, जिस बंदे ने कमाया ही नहीं होगा वो हमें कैसे टैक्स दे सकता है? जिस बंदे ने कमाया ही नहीं होगा वो हमें कैसे टैक्स दे सकता है? तो यहाँ पे हमारी बात आके खत्म हुई थी कि सबसे पहली चीज ये है कि टैक्स से पहले देखने वाली चीज ये है कि कमाई किसकी है, इनकम देखनी पड़ेगी कि इनकम किसको हम कह रहे होते। ठीक है, फिर हमने जरा सा आपका जो टैक्स है ना वो दो हिस्सों में टूटा हुआ होगा। कौन से दो हिस्सों में टूटा हुआ होगा? एक आपके पास होगा डायरेक्ट टैक्स, एक आपके पास होगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज है, इस बात को आप बतौर से समझते हो कि भाई टैक्स मुझे क्यों देना है, मैंने कमाया है तो टैक्स दूंगा, वरना तो मैं टैक्स नहीं दूंगा ना। जाहिर सी बात है, ये भाई गए, इन्होंने अब्बा से साल के स्टार्ट में पैसे लिए 10 लाख रुपए, साल के आखिरी में वो 10 लाख को कर आ गए 23 लाख रुपए। तो 23 लाख रुपए इन्होंने नए कमाए, ऐसा ही है। तो मैं इनसे टैक्स मांग सकता हूँ कि हाँ भाई आपने टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स मांग सकती है, आपने 23 लाख रुपए कमाया इस मुल्क से, ये प्रोडक्शन के हिसाब से आपको टैक्स देना है उसका, इससे मांगा जा सकता है। सपोज कर लो मैंने भी अपने अब्बा से पैसे लिए 10 लाख रुपए, साल के आखिरी में 1 लाख रुपए कर आ गया। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट अब मुझसे टैक्स मांगेगी? गवर्नमेंट तो मुझे क्या देगी, एक सलाह देगी कि आइंदा से अब्बा से पैसे नहीं लेना, जो खर्चते हो बस उनके ही खर्चो, वरना और डुबाते जाओगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या चीज आई, सबसे पहली चीज कि आपने इनकम पे टैक्स लगना है। तो दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। टैक्स का लफ्जी मतलब यही है कि भाई इनकम होगी तो मैं टैक्स दूंगा। तो हर वो टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लग रहा होगा वो आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्सेशन। जो आपने कमाया डायरेक्टली उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट मांगेगा आपसे, वो कहलाएगा कौन सा टैक्सेशन? डायरेक्ट टैक्सेशन आपके पास कहला रहा होगा कि हाँ भाई सपोज कर लो गवर्नमेंट ने इसको बोल दिया 23 लाख आपने कमाया, 10% गवर्नमेंट खाते में जमा कर दो। तो ये जमा करवा सकता है, ये बोलेगा ना हाँ भाई मैंने जितना कमाया 10% गवर्नमेंट के दे रहा हूँ, 90% तो मैं खुद ही रख रहा हूँ। क्लियर है? तो हर वो टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले जो आज हमारा कोर्स का टॉपिक है जो कि है इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्सेशन है। इसमें हम हमेशा सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करेंगे हर बंदे की, कि इनकम किस किस की कितनी कितनी आ रही है, उस पर हम टैक्सेस लगा रहे हो। तो ये सब कहलाता है डायरेक्ट टैक्सेशन। फिर आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो चीज होती है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लग रहा होगा। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हो। सपोज कर लो मैंने एक मोबाइल बेचा 1 लाख रुपए का। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मैंने कमाया उसमें 1 लाख रुपए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया उसमें? सपोज कर लो मोबाइल मैंने आगे से खरीदा था 90,000 रुपए, तो मैं ये कह सकता हूं मैंने 10,000 रुपए कमाया उसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया। 1 लाख रुपए का बेचा जरूर है, लेकिन कमाई मेरी कितनी है उसमें? 10,000 रुपए। तो बाज औकात कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो आपकी
इनकम पे नहीं लगता, आपकी सेल्स पे लग रहे होते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो आपसे आपके 1 लाख रुपए पे टैक्स लगाएगा उस पर, ठीक है। तो वो, लेकिन जाहिर सी बात है आपने 1 लाख तो कमाया ही नहीं है, तो ऐसे उसके भी अलग मैकेनिज्म है पूरा का पूरा। तो वो तमाम टैक्सेस जो आपकी अदर देन इनकम पे लग रहे होंगे, वो तमाम टैक्सेस क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर वो टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे, आपकी कमाई पे लगेगा, वो सब कहलाएंगे डायरेक्ट टैक्सेशन। और जो अदर देन इनकम, कमाई के बगैर वाले फैक्टर्स में लग रहे होंगे, वो तमाम कहलाएंगे क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेस की आपके पास जो आपका कोर्स में सिलेबस है वो है इनकम टैक्स, वो हम देखेंगे इधर। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपके पास आपका आपके कोर्स में सिलेबस है वो है सेल्स टैक्स, वो भी हम आगे जाके देख रहे होंगे। तो इसमें किसी को कोई मसले मसाइल अभी तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगेगा, कमाई जितना कमाई है उस पे लग रहा होगा, वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जो घुमा घुमा के टैक्सेस लगा रहा होगा, हो सकता है सेल्स पे लगाएगा, कभी कॉस्ट पे लगाएगा, कभी किस पे लगाएगा, वो तमाम चीजें क्या कहलाएंगी? इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहलाएंगी। ये हो गया बिल्कुल छोटी सी बात। अब हमने बात करी थी, आपने खुद ने कहा टैक्स से पहले जरूरी चीज है इनकम। टैक्स से पहले जरूरी चीज है इनकम। क्या? हाँ भाई, इनकम क्या चीज है? सबसे पहले इनकम तो आइडेंटिफाई करो, क्योंकि टैक्स तो मैं बाद में दूंगा, पहले कमाई तो दिखे। सबसे पहले कमाई तो दिखे, फिर मैं टैक्स दूंगा ना। उससे पहले तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, कभी कतन नहीं दूंगा। तो हम बात आती है इनकम पे। इनकम, अब इनकम पे जब पहुंचे तो इनकम पे सवाल ये आता है कि एक बंदा किस किस तरीके से इनकम कमा सकता है। आप बताओ भाई, किस किस तरीके से इनकम कमा सकता है एक बंदा? बिल्कुल, एक बंदा कहीं नौकरी पे लग गया, हो सकता है सैलरी से सैलरी मिले उसको, वो पैसे कमा रहा है। हाँ भाई, और क्या कर सकता है? एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे लगा दिया, हो सकता है वहां से पैसे कमाए। एक बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको बाद में 2 पैसे ऊपर करके बेच दिया, उससे पैसे कमा लिए। एक बंदे ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, बाद में 2 पैसे ऊपर करके बेच दिए, हो सकता है उससे पैसे कमाए। एक बंदे ने कोई एक पेंटिंग वगैरह खरीदी, बाद में उसको एंटीक करके बेच दिया, हो सकता है उससे पैसे कमाएगा। हो सकता है एक बंदे ने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया, चेयर्स बनाना स्टार्ट करी, चेयर्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस कर रहा है, उससे पैसे कमा सकता है। एक बंदे ने, हो सकता है भाई, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, इंपोर्टेड आइटम्स मंगाना स्टार्ट किया, उधर स्टार्ट किया, हो सकता है उससे पैसे कमा सकते हैं। एक बंदे ने ज्वेलरी खरीदी सस्ते रेटों में, बाद में जब महंगी हुई उसको बेचना स्टार्ट किया, हो सकता है उससे पैसे कमा ले। एक बंदे ने डॉलर खरीदे सस्ते रेट पे, बाद में जब महंगे हुए तो उस पर बेचेगा, हो सकता है उससे पैसे कमा सकते हैं। तो एक बंदा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के हिसाब से पैसे कमा सकता है। हर बंदे के दिमाग में जो आइडिया है उस तरीके से पैसे कमा सकता है। ये एक हमें नजर आ गई। क्लियर है? इसमें तो कोई किसी का बात नहीं है ना, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना कि हाँ भाई ये वाला काम नहीं करो, या वो वाला काम नहीं करो, ये वाला काम नहीं करो। ठीक है, इसको कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, की इनकम कहां से जनरेट हो रही है। ये क्या कहलाती है? सोर्सेज ऑफ इनकम, की इनकम आपकी कहां से जनरेट हो रही है। सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसे आप कह सकते हो हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, आपके पास के हेड्स ऑफ इनकम के किस किस तरीके से आप इनकम कमा सकते हो। टैक्स वालों ने आपके हेड्स को तरीकों से क्लासिफाई किया है। किसको? उन्होंने कह दिया आपकी इनकम जो होगी इन 5 हेड्स में आ सकती है, इसके अलावा कोई छठा हेड नहीं हो सकता। कौन कौन से नाम दिए? उन्होंने कहा सबसे पहले आपकी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उन्होंने कहा हो सकती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर उन्होंने कहा कौन सी हो सकती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर उन्होंने कहा कौन सी हो सकती है? कैपिटल गेन्स, फिर उन्होंने कहा कौन सी होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, टैक्स वालों ने आपकी इनकम की कमाई जो थी इन तरीके से, जिस 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 तरीके से बंदा पैसे कमा सकता है उसको 5 हिस्सों में आइडेंटिफाई कर दिया। बोला एक बंदा इन 5 हेड्स में पैसे कमा सकता है, छठा कोई हेड नहीं हो सकता। यानी कि जितने जितने आइडिया हर किसी के पास होंगे, जो लोग जहां जहां से पैसे कमा रहे होंगे, वो इन 5 हेड्स में से किसी एक हेड में क्लासिफाई होगा। ये बात तय है, वो 5 हेड में से किसी एक हेड में क्लासिफाई होगा। ये 5 हेड एक अलग अलग दुनिया है, एक एक चैप्टर है। अगर ये 5 हेड पढ़ लिया, समझो आपका 70% कोर्स खत्म हो जाता है। ये 5 हेड्स एक अलग अलग दुनिया, एक अलग अलग पूरे पूरे चैप्टर है। ये 5 हेड आपके पूरे टेक्स्ट के कोर्स का 70% सिलेबस है। 70% सिलेबस ये 5 हेड्स आपके कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें, इन 5 हेड को टेक्निकली डिटेल में तो हमें हमेशा देखना है इसको पूरा का पूरा। अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन सा हेड क्या बता रहा होता है आपको। पहली चीज बात करते हैं सैलरी। सैलरी बेसिकली क्या होता है? एक आम इनकम फ्रॉम सैलरी, आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? सैलरी क्या है? बिल्कुल, सैलरी क्या चीज है? एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिश्ता होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। उस रिश्ते का नाम होगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर आपसे कुछ सर्विसेज मांगेगा, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसे रिम्बर्स करेगा।
ये बेसिकली होगा। एम्प्लॉय किस लिए काम करेगा, उसको पैसे मिलेंगे। एम्प्लॉयर किस लिए ये काम करेगा, क्योंकि उसको उस बंदे से वो सर्विसेज मिलेंगी और एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। ये चीज होती है, ये कहलाती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल जो ट्रस्ट है ना, वो यही चीज है। अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की वजह से जो जो फायदा हो रहा होगा, वो सब किस हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है भाई, सपोज कर लो एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मंथली सैलरी दी ₹1,00,000, वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। उस एम्प्लॉयर ने अपने बंदे को गाड़ी दी, फायदा किसका हुआ, बंदे का। किसकी वजह से फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयर की वजह से, किस में आएगा, सैलरी में आएगा। उस बंदे ने पीएफ अलाउ किया उसको, प्रोविडेंट फंड अलाउ किया, किस में आएगा, सैलरी में आएगा। एम्प्लॉयर ने ग्रेजुटी अलाउ करी उसको, किस में आएगा, सैलरी में आएगा। उस बंदे ने मेडिकल फैसिलिटी दी उसको, किस में आएगा, सैलरी में आएगा। उस बंदे ने उसको लोन दे दिया, बगैर कंसेशन के लोन दे दिया, ठीक है, बगैर इंटरेस्ट वाला लोन दिया। यानी इन शॉर्ट वो 50 चीजें उसको दे दे। अगर उस फायदे की वजह एम्प्लॉयर है, कि अगर उस बंदे को जो फायदा मिल रहा है उसकी वजह एक ही बंदा है, एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर नहीं हो तो उस बंदे को वो फायदा ना मिले, तो वो सब तमाम इनकम किस में आ रही होगी, उस बंदे की सैलरी में आ रही होगी। वो 50 डिफरेंट सोर्सेज से आ सकती है, सैलरी से आ सकती है, पीएफ से आ सकती है, ग्रेजुटी से आ सकती है, गाड़ी दे सकता है, सर्वेंट दे सकता है, लोन दे सकता है, और भी 50 चीजें दे सकता है उसको। इन शॉर्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक एम्प्लॉय को फायदा होता है और उसकी वजह एम्प्लॉयर होता है, तो वो तमाम इनकम किस में आएगी, सैलरी में आएगी। ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, किस किस तरीके से क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, किस किस तरीके से क्या आइटम इसमें लेके जाना होगा, वो सब चीजें हम उसमें देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एक ही कॉन्सेप्ट है। सैलरी में कौन सा आइटम आएगा, अगर कोई भी फायदा एम्प्लॉय को होता है और उसकी वजह कौन होगा, एम्प्लॉयर, वो तमाम आइटम किस में आएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगे। इसमें किसी को कोई मसला, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये होती है कि बाज औकात एक बंदा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीद के हो सकता है उसको रेंट पे लगा दे, तो वो उस प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है, मंथली रेंट मिलना उसको स्टार्ट हो रहा है, सही है, उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से मंथली रेंट मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी तमाम इनकम जो वो कमा रहा होगा रेंट वगैरह की वाली, वो सब किस में आ रही होगी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रही होगी, ठीक है। ये सब चीजें किस में आ रही होंगी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी का अलाइव रहना जरूरी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये बात करूं कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी इनकम ये हो सकती है ना, कि भाई आपने लिया एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट को किराए पे लगा दिया, उससे रेंट मिल रहा है, वो किस में आएगा, प्रॉपर्टी में। इन्होंने एक फ्लैट लिया, वो फ्लैट बेच दिया दूसरे बंदे को, वो किस में आएगा, वो कैपिटल गेन में आएगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इस केस में प्रॉपर्टी अलाइव नहीं है, प्रॉपर्टी अलाइव नहीं रह रही। प्रॉपर्टी इनकम में वो चीजें आएंगी कि प्रॉपर्टी अलाइव रहनी चाहिए, ये वाली चीज है, ठीक है। और वो वाली डेफिनेशन जो दूसरी कैपिटल गेन की डेफिनेशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस वजह से ये वाला आइटम कैपिटल गेन में आएगा। तो अभी तक आपको क्या समझ आया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या चीज आ रही होगी, कि एक बंदे ने भाई सिंपली रेंट पे जो चीजें लगा के रेंट वेंट से जो पैसे कमा रहा होगा, वो सब चीजें किस में आ रही होंगी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रही होगी। फिर हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन का टोटल कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा अपना कैपिटल किसी भी चीज में लगाए और उससे पैसे कमाते हो, ठीक है। तो वो तमाम चीजें, उसका जो नफा होगा वो सब कैपिटल गेन में आ रहा होगा। वैसी कौन कौन सी चीज हो सकती है, हो सकता है भाई आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए, फायदा हुआ ना। आपने अपना 10 के हिसाब से कैपिटल लगाया, 12 के हिसाब से रिटर्न मिला, 2 रुपए का फायदा हुआ, वो तमाम किस में आएगा, कैपिटल गेन में। आपने डॉलर उठाया 160 के हिसाब से, दो महीने बाद या 3 महीने बाद डॉलर 170 के हिसाब से बेच दिया, फायदा हुआ, किस कैपिटल गेन में आएगा। हो सकता है भाई आपने ज्वेलरी खरीदी, ज्वेलरी कुछ टाइम के बाद उसके तोले के रेट बढ़े, आपने वो ज्वेलरी बेच दी, फायदा हुआ, कैपिटल गेन में आएगा। हो सकता है भाई आपने ओपन प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, उस प्लॉट को कुछ टाइम बाद बेच दिया, फायदा हुआ, वो किस में आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। हो सकता है भाई आपने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी फ्लैट खरीदा या कोई बिल्डिंग खरीदी, जो भी चीज खरीदी उसको बाद में बेचने पे फायदा हुआ, वो किस में आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन का कोर कॉन्सेप्ट क्या चीज है, कि कोई भी चीज जिसमें आप अपना पैसा लगा के वो चीज खरीदो और उसी चीज को वापसी में बेच दो, ट्रेडिंग करके बेच दो उसको, वो तमाम चीजें किसमें आती है, कैपिटल गेन में आती है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो वाली प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आएगी जिसमें प्रॉपर्टी खरीद के बेच दोगे, वो किसमें आएगी, कैपिटल गेन में आएगी। कैपिटल गेन समझ आया क्या चीज है, कोई भी चीज खरीदू भाई, हो सकता है, लेकिन जो मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए, देखो बिजनेस मेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी सब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, आपका इनकम कैपिटल गेन्स में आपका आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। हर बंदा कोई ना कोई हो सकता है बिजनेस कर रहा हो, भाई इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मोबाइल की ट्रेडिंग करेंगे, तो ये मोबाइल की ट्रेडिंग कर करके जो पैसे कमा रही है वो सब किस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कंप्यूटर बेचना स्टार्ट करेंगे, तो आप कंप्यूटर बेच बेच के जो पैसे कमा रहे हो वो सब किस में आएगा,
इनकम फ्रॉम बिजनेस में इन्होंने स्टार्ट किया, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम आ रही है वो किस में आएगी, सब इनकम फ्रॉम बिजनेस में। उन्होंने कोई रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, उसके हिसाब से जो बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। उन्होंने बोला कि भाई मैं सूट्स बना के बेचूंगी, बुटीक का काम स्टार्ट किया, तो वो सब चीजें किस में आ रही होंगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। जिसके लिए मैंने अपना बिजनेस खोला है, जो मेरा मकसद है मेन, वो मैं काम करना स्टार्ट कर दूं, उससे पैसे कमा रहा हूं, तो मैं सब किस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा। क्लियर है, बिजनेस का तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाते हैं अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज की लॉ ने कोई डेफिनेशन नहीं दी, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अदर सोर्सेज के बारे में वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी इनकम आती है जिसके बारे में आप श्योर हो कि वो सैलरी में नहीं जा सकती, वो प्रॉपर्टी में नहीं जा सकती, वो कैपिटल गेन में नहीं जा सकती, वो आपकी बिजनेस में नहीं जा सकती, लेकिन इनकम तो हुई है, वो किस में आएगी, अदर सोर्सेज में आएगी। तो सैलरी की उसने एक डेफिनेशन दी है कि ये सब चीजें सैलरी में आएंगी, प्रॉपर्टी की उसने डेफिनेशन दी है कि भाई ये सब चीजें उसमें आएंगी, बिजनेस की उसने डेफिनेशन दी है कि ये सब चीजें उसमें आएंगी, कैपिटल गेन की भी उसने डेफिनेशन दी है कि ये सब चीजें उसमें आएंगी। लेकिन अदर सोर्सेज के बारे में क्या कहा कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि उन चारों डेफिनेशन को क्लासिफाई नहीं करती, लेकिन इनकम तो हुई है, वो सब चीजें किसमें आएंगी, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में। तो अब आप बताओ, क्या कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने कोई कमाई की हो, यानी कि इनकम हुई हो, और इन पांचों सोर्सेज या पांचों हेड्स के बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती, क्योंकि इसका जो पांचवा हेड खुद का हेड है, वो बेसिकली एक हेड वही चीज है कि हर चीज उसमें डाल दो, ये वाली चीज है। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई भी पूछेगा कि भाई टैक्स क्या है, टैक्स के कॉन्सेप्ट से पहले हमें देखना पड़ेगा इनकम क्या है, इनकम से देखना पड़ेगा कि भाई हमारे हेड्स ऑफ इनकम क्या है। तो हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम कितने होंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये पांचों हेड्स आपको इस तरीके से याद होने चाहिए कि अगर नींद में से उठा के कोई आपसे आपका नाम पूछता है, तो आप पहला जुमला उसको अपना नाम ही बता सकते हो, अलबत्ता कोई एक्सट्रीम केसेस ना हो तो आप दूसरा नाम दे सकते हो। ठीक है, आपको ये पांचों हेड्स उस तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ये पांचों हेड उस तरीके से याद होने चाहिए, मतलब आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए ये पांचों हेड्स क्या चीज है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल की, अदर सोर्सेज। ठीक है, बिल्कुल तोता बन जाना है। तो ये पांचों हेड्स आपकी इस तरीके से आ गए। इन पांचों हेड्स की हम क्लासिफिकेशन पूरा पूरा चैप्टर जाके देखेंगे कि हाँ भाई पूरे पूरे चैप्टर में इसकी कहानियां क्या है, लेकिन ये पांचों हेड्स किस किस तरीके से है, कौन कौन सी इनकम आ रही होंगी, इसका एक नो हाउ आपको मिल गई। क्लियर है यहाँ पर। अब हमने बार बार बंदा इस्तेमाल किया कि भाई बंदा कौन, बंदा। ठीक है, तो टैक्स की नजर में आपने ये तो देख ली भाई इस तरीके से हो सकती है, कमाने वाले भी तो कोई होंगे, कौन कमाएगा पैसे, कौन कमाएगा पैसे, पर्संस कमाएंगे पैसे। ठीक है, जिस तरीके से अगर एक इंसान है तो उसमें भी जेंडर क्लासिफिकेशन है ना, या तो बंदा मर्द है या तो बंदा औरत है, जेंडर क्लासिफिकेशन तो की हुई है ना, उसी तरीके से टैक्स वालों ने भी पर्सन की क्लासिफिकेशन की है 3। ठीक है, पर्सन की क्लासिफिकेशन की है 3, कौन कौन सी, या तो वो होगा इंडिविजुअल, या तो वो होगा एओपी, या तो वो होगी कंपनी। टैक्स में 3 किस्म के बंदे हो सकते हैं, चौथा कोई किस्म का बंदा नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंसानों में या तो मर्द होगा या तो औरत होगा या एक तीसरा जेंडर होगा, इसके अलावा चौथा जेंडर अराइज नहीं कर सकता। उसी तरीके से टैक्स में भी आपका 3 चीजें, इसके अलावा कभी कोई चौथा बंदा नहीं आ सकता पर्सन पैसे कमाने के लिए। 3 बंदे होंगे, या तो वो इंडिविजुअल होगा, या तो वो एओपी होगा, या तो वो कंपनी होगी, इसके अलावा चौथा बंदा कतन नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल कौन बंदा होता है, कौन होता है इंडिविजुअल, जिसे आप आम अल्फाज में सोल प्रोप्राइटर कह दो। इंडिविजुअल एक वो बंदा होता है जो कि होल सोल 100% डिपेंडेंट होता है, 100% नफा है तो उसी का है, नुकसान हुआ है तो उसी का हुआ है, जो भी काम है जो भी चीज है वही एक बंदा जिम्मेदार है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा उस पर जिम्मेदार नहीं हो सकता, एक अकेला बंदा काम कर रहा है, ये चीज कहलाती है। जिसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप कह दो या जो भी कह दो, एक इंडिविजुअल बेस्ड कंपनी, एक काम बंदा अकेला काम कर रहा हो, ये इंडिविजुअल कहलाता है। एओपी क्या होती है, एओपी होती है एसोसिएट ऑफ पार्टनर्स या एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, जो भी आप कह दो, एसोसिएट ऑफ पार्टनर्स या फिर एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, जो भी आप कह दो, एओपी होती है। एओपी का मकसद ये है, एक से ज्यादा होंगे, कुछ पार्टनर्स मिलकर काम कर लेंगे। टैक्स वालों ने मैक्सिमम नंबर की लिमिट नहीं लगाई, आप 1000 बंदा मिलकर काम करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। एक तो इंडिविजुअल हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है इंसान में 1.5 या 1.25 तो कर नहीं सकते, तो अगला नंबर 2 ही आता है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने, 2 होंगे, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। 1000 बंदा मिलकर पार्टनरशिप चला रहा हूं, हमें इससे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपका कॉर्पोरेट लॉ एक वक्त पे आके आपको रोकेगा कि एओपी के मैक्सिमम मेंबर्स इतने होने चाहिए, लेकिन टैक्स हम पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो मैक्सिमम नंबर्स की झंझाट से बाहर आ जाओ। हमारे पास मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की हमें कोई कैद नहीं। ठीक है, 2 बंदे आके खोले या 3 बंदे आके खोले, इन तीनों ने मिलकर खोले
ये 40%, वो 30%, वो 30% काम कर सकते हैं अपना जो भी चीज करना चाहे। ठीक है, एओपी इस तरीके से काम कर रहे थे। फिर तीसरी चीज आ जाती है कंपनी, बंदा अपने आप को बतौर एक कंपनी रजिस्टर करवाए और काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो चीज हो सकती है। तीसरा किस्म का पर्सन कौन हो सकता है? कंपनी। अब आप मुझे जरा ये बताओ, एओपी और कंपनी में क्या फर्क है? एंटिटी नहीं तो रजिस्टर्ड तो एओपी भी होती है। मेजर फर्क जो होता है ना वो ये होता है, देखो ये काम की नौयत का फर्क होता है, वरना तो सबसे सुकून से बंदा एक इंडिविजुअल काम करे। ठीक है, एक बंदा इंडिविजुअल अकेले से काम करे, ठीक है, तो वो सबसे सुकून में रह पाए। ठीक है, क्यों? जाहिर सी बात है, उसको पता है जो चीज करूंगा मेरे डिसीजन मेकिंग पे, मैं चाहूंगा ये करूंगा, पार्टनर जोड़ूंगा, वो बोलेगा कुछ अलग करना है, मैं बोलूंगा कुछ अलग करना है, तो दिमाग मिलना मुश्किल हो सकती है। बंदा तो इंडिविजुअल पे करे, लेकिन जैसे जैसे काम का लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है, उस तरीके से कुछ ना कुछ लोगों को एंगेज करना पड़ता है। अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा काम करना है तो मैं अकेला कितना काम कर सकूंगा? नहीं कर सकता। ठीक है, तो बंदा एओपी जोड़ता है। सेकंड लेवल पे आता है पार्टनर्स खड़े करते हैं अपने कि हाँ भाई ये वाली चीज है, हम मिलके काम करते हैं, एक बंदा पैसे लगाता है, एक बंदा क्या संभालता है, एक बंदा क्या संभालता है, इस तरीके से काम करना है सर। और कंपनी ये चीज होती है कि कंपनी एक और बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहां से काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक अलग हैसियत रखती है अपनी। अगर सपोज कर लो मैंने और तुमने मिलके एक एओपी खोल ली और हमने काम करना स्टार्ट कर लिया, ये बंदा मेरे से पैसे मांगता है, तो इस बंदे का हक बनता है कि मेरे से और तुमसे अलग अलग आके पैसे मांग सकता है, कि भाई मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ, ये मुझे आके बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एओपी के हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों को बोल सकते हैं भाई तुम काम करते हो 25% के तुम पार्टनर थे, 75% के तुम पार्टनर थे, मैं तुम दोनों से पैसे मांगता हूँ, ये बोल सकता है। लेकिन अगर हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली एबीसी इंटरप्राइजेस, तो ये मुझे और तुम्हें पकड़ के कभी अकेला नहीं बोल सकता। ये हम यही बोलेंगे तुम मुझसे और उससे पैसे नहीं मांगते थे, तुम उस कंपनी से पैसे मांगते हो, उस कंपनी आके हमारे से मांगेगी, तुम नहीं बोल सकते। तो क्या चीजें, कंपनी एक स्टेप मजीद अहेड है, आगे का स्टेप है। तो तीन किस्म के पर्सन आपके पास टेक्स्ट में आ गए। कौन कौन से तीन किस्म के पर्सन? या तो वो इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहा होगा, या तो वो एओपी के तौर पे काम कर रहा होगा, या तो तीसरा वो कंपनी के तौर पे काम कर रहा होगा। इसके अलावा कोई चौथा पर्सन नहीं हो सकता। इसी तरीके से सोर्सेज ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम कितने हो गए हमारे? 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही सोर्स ऑफ इनकम कमा रहा हो, या एक बंदा एक ही आपके पास हेड की इनकम कमा रहा हो। एक बंदा हो सकता है हर हेड की इनकम कमा रहा हो, हर घाट का पानी उसी बंदे ने पीना है भाई, मुमकिन है। ठीक है, हाँ भाई आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब। ठीक है, ये बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। ये इंडिविजुअल थे अब्दुल वहाब साहब, इनका सीए कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, इनकी जॉब भी लग गई, इनकी जॉब भी लग गई। मंथली सैलरी भी, जाहिर सी बात है भाई, बड़े टैलेंटेड बंदे थे, 15 लाख रुपए सैलरी लगी इनकी। ठीक है, अब इनको जो 15 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, वो इनकी कौन सी, ये कौन है? एक इंडिविजुअल बंदा है। ठीक है, इसको जो महीने के 15 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो कौन सी इनकम होगी इसकी? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ठीक है भाई, इसने मतलब एक इंडिविजुअल बंदे ने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाना स्टार्ट कर दी। क्लियर है? एक इंडिविजुअल बंदे ने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाना स्टार्ट कर ली। अब वाप साहब मैंने बताया ना, टैलेंटेड बंदा है, 15 लाख रुपए कमाता है। कोई बंदा पागल तो नहीं है जिसको 15 लाख रुपए दे रहा है, तो दिमाग तो चलता होगा इसका भी। 15 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, घर का खर्चा था इसका 2.5-3 लाख रुपए, इसने 12 लाख बचाता था सूखे सूखे। ठीक है, 12 लाख बचा बचा के कोई साल गुजरा, तो इसने कुछ टाइम के बाद बोला यार अब बहुत पैसे जमा हो गए, अब इसने एक ले लिया सीधा जाके। ठीक है, इधर ही इसने बोला टीएसए के बराबर वाला बंगला खरीद के आ जाऊंगा। ठीक है, इसने भाई टीएसए के बराबर वाला डायरेक्टली जाके बंगला ही खरीद लिया। ठीक है, वो खरीद लिया और उसको जगा दिया, लाके रेंट पे लगा दिया। ठीक है, अब वो रेंट पे लग चुका, उधर रेंट पे जा रहे हैं, महीने के 5 लाख रुपए किराया मिल रहा है इसको। ठीक है, यही इंडिविजुअल कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो ये कौन सी इनकम होगी इसकी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यही तो वहाब साहब मिस्टर इंडिविजुअल बंदा आके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कमाना स्टार्ट कर दी इसने। ठीक है, तो क्या चीज है, इसी बंदे ने पहले सैलरी पे था, नौकरी पे था, 15 लाख रुपए वहां से मिलते तो सैलरी भी कमा रहा है। इसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ टाइम के बाद नौकरी भी चल रही है, उस प्रॉपर्टी से ही 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो यही इंडिविजुअल बंदा वहाब साहब जाके अपनी प्रॉपर्टी से ही 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पैसा इंसान में क्या पैदा करता है? मस्ती। तो यहाँ चीज आई, तो यहाँ पे हम पहुंचे, तो अब एक बंदा पहले 15 लाख कमाता था, वही 3 लाख का खर्चा था, 12 लाख बचते थे, अब इसको 17 लाख बचना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसने बोला अब मैं क्या करूं? इसने बोला भाई नहीं, अभी और भी कमाना है। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने 15 लाख के जब अब पैसे आए, इसने बोला नहीं यार, अब इसको किसी ने इसके दोस्तों ने टिप दी। एक जो इसका अच्छा दोस्त था उसने इसको टिप दिया, भाई जाके एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर ले ले, 60 रुपए के मिलने, बेहतरीन है, 70 रुपए के हो जाएंगे। इसने बोला ठीक है, इसने 60 रुपए के हिसाब से एंग्रो के शेयर ले लिए।
उस बंदे की बात मानी, 2 महीने बाद वो शेयर हो गया 75 रुपए का। उसने बोला बेहतरीन है, 15 रुपए के हिसाब से लाख शेयर लिए थे, लाख रुपए बच गए, 15 लाख रुपए मिल गए। ले सकता है ना ये बंदा, कोई कैद तो नहीं है। इसने किया भाई 1 लाख शेयर 60 रुपए के हिसाब से खरीदे, 2 महीने के बाद वही शेयर 65 रुपए के हिसाब से 75 रुपए के हिसाब से बेच दिए, कितने बचे इसको? 15 लाख बचे ना। ये कौन सी इनकम होगी इसकी? कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। तो भाई यही इंडिविजुअल बंदे ने हो सकता है भाई तीसरी इनकम कमाना स्टार्ट कर दी, कौन सी? कैपिटल गेन स्टार्ट कर दी। फिर जाहिर सी बात है इसकी कुछ दोस्त भी थी, उसने भी उसको मशवरा दिया भाई ज्वेलरी भी सस्ती हुई है, ज्वेलरी भी खरीद लो जाके। तो इसने बोला ठीक है। इसने बोला 1 तोला 2 तोला नहीं, सीधा 100 तोले का सौदा करके रहा है। इसने बोला बहुत दिहाड़ियां लगी है मेरी, ये खरीद के आ गया सीधा। 1,26,000 रुपए के हिसाब से खरीद लिया, कुछ टाइम बाद उसका रेट हुआ 1,30,000 के हिसाब से बेच दिया। तो वहां पर भी 4,000 पर तोला कमाया ना इसने। वो सब भी क्या कमाया? कौन से हेड में जाएगा इसका? कैपिटल गेन। तो एक ही बंदा है जो दिहाड़ियों पे दिहाड़ियां लगाई जा रहा है, ठीक है, सैलरी भी कमा रहा है, प्रॉपर्टी के भी पैसे कमा रहा है, कैपिटल गेन भी पैसे कमा रहा है। तो ये चीजें एक बंदा इधर आके कैपिटल गेन के पैसे भी कमा रहा है, ठीक है। जब फिर इतने पैसे लग रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है कैपिटल गेन से ही मुनाफा आ रहा है, प्रॉपर्टी से भी अपने 5 लाख रुपए आ रहे हैं, सैलरी तो चल रही है, ठीक है। तो इसने कुछ टाइम के बाद बोला अब मुझे अपना काम करना है, अब मैं अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म खोल दूंगा, मुझे इतने पैसा डबल करने आता है, तो मैं अब इन्वेस्टमेंट स्कीम की कंपनी क्यों नहीं खोलूं। इसने भी खोल दिया अपना वहाब चिट फंड, लाओ 21 दिन में पैसा, ठीक है। इसने भी अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी खोल दी, वहाब चिट फंड, और फौरन से इसने बोला लाओ भाई। उसने 21 दिन बोला था, इसने बोला था मैं भी उधर ही जाके इन्वेस्ट करूंगा, 23 दिन में पैसा डबल। तो इसने भी अपनी बिजनेस की इनकम खोल ली, कंसल्टेंसी फर्म खोल दी, वहां पे लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, उससे कुछ पैसे कमा रहा है। तो ये सारी इनकम इसकी किस में आना स्टार्ट हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आना स्टार्ट हो। यही इंडिविजुअल आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर जब बंदा इतना पैसे वाला हो गया है, जाहिर सी बात है बिजनेस अपना चले जा रहा है, सैलरी भी अपनी सुकून से चले जा रही है, घरों के घर किराए पे लगे हुए हैं, रेंट भी आ रहे हैं वहां से, ठीक है। फिर इसके बाद और जाहिर सी बात एक सिस्टम भी मिल रहा है, कभी कोई ज्वेलरी में ले रहा हूँ, कभी कोई करेंसी ले रहा हूँ, कभी कोई शेयर्स ले रहा हूँ, कभी पेंटिंग ले लेता हूँ, कभी क्या करता हूँ, मतलब एक सुकून से जिंदगी बेहतरीन हो गई है। फिर बंदा ऐसे वक्तों में क्या किया, अब इसने बोला अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, कोई कौम की फलाह का काम, ठीक है। इसने बोला कौम की फलाह से मुराद मतलब कुछ बेटरमेंट के लिए करना है। इसने बोला अब मैं मैट्रिक के बच्चों के लिए शायरी की किताब लिखूंगा। इसने बोला बस ये साहिल समंदर पहुंच गया। इसने वहां पे गया, इसने बोला मुझे एक किताब लिखेंगे बस, ठीक है। ये गया, इसने वहां पे जाके किताब लिख दी। अमिताभ की बागबान उतनी हिट नहीं हुई जितनी इसकी शायरी की किताब हिट हो गई। वहां से अब इसको रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट होगी, लगातार इसकी पब्लिशिंग पे पब्लिशिंग हुई जा रही है, बुक पे बुक चल रही है, इसको वहां से रॉयल्टी इनकम मिल रही है। तो ये कौन सी इनकम हो गई इसकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके भाई। तो यही एक इंडिविजुअल हो गया भाई, अदर सोर्सेज की भी इसने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। तो बताने का मकसद ये था कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक क्लास ऑफ पर्सन हो सकता है पांचों के पांच हेड्स के पैसे कमाए, इसमें कोई कैद नहीं है कि एक बंदा एक ही सोर्स से पैसे कमा रहा होगा या एक बंदा एक ही हेड के पैसे कमा रहा होगा। हो सकता है एक बंदा पांचों के पांच हेड में पैसे कमा रहा हो और बार बार कमा रहा हो, इसमें कोई कबात नहीं है। इसी तरीके से इंडिविजुअल भी हो गया, इसी तरीके से एओपी, इसी तरीके से कंपनी, जितने भी हेड्स में जो पैसे आ रहे होंगे वो बंदा कमा सकता है। कोई कैद नहीं है कि एक बंदा एक हेड में जाएगा या 2 हेड में आएगा या 3 हेड में आएगा। भाई अगर सोर्सेज हैं तो वो पांचों सोर्सेज के ही पैसे कमा सकते हैं, नहीं है तो हो सकता है एक ही से कमा रहा हो। क्लियर है ये वाली बात? तो ये बात बताने का मकसद ये था कि पर्संस कितने किस्म के हो गए? 3 किस्म के। हेड्स ऑफ इनकम कितनी किस्म के हो गए? 5। तो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके पास पांचों हेड्स के ही पैसे कमा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो वो भी पांचों हेड कमा सकता है, नहीं कमा रहा वो अपनी मर्जी है उसकी, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कमा सकता है पांचों हेड से। एक एओपी हो सकता है भाई पांचों हेड से भी कमाए, एक एएनडी कंपनी हो सकती है पांचों हेड से कमाए। टेक्निकली अलग अलग है, एओपी सैलरी इनकम नहीं कमा सकती या जो भी चीजें, कोई हमारी तरफ से टैक्स की तरफ से कोई कैद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक मसला? हाँ भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब हम चलते हैं आगे। अब हमने बात करी, जाहिर सी बात है अब एक टेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है देखो, हमने बोला वहाब साहब की हमें सोर्सेज ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है, तो एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। वहाब को क्या बोलूंगा, हाँ भाई तुम्हारी जिंदगी की इनकम कैलकुलेट करता हूँ, ये तो नहीं बोल सकता ना उसको, या जब दिल करा मैं तब इनकम कैलकुलेट कर दूं उसकी। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डेट्स होनी चाहिए कि मैं किस तारीख से किस तारीख की बात कर रहा हूँ उस बंदे की। मैं अगर सैलरी की इनकम कैलकुलेट करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा ना भाई कौन से पीरियड की बताऊं आपको। आपको कल ये बता दे कि भाई कल क्लास है और टाइम नहीं बताया, तो आप क्या बोलोगे, भाई मुझे टाइम तो बताओ, मैं क्या करूं, सुबह 8 बजे से आ जाऊं यहाँ पे, अभी बैठा रहूं अगले दिन के 12 बजे, हाँ कब क्लास होगी फिर लेता हूँ। क्या चीज है? तो क्या चीज है, टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम से टॉपिक निकलता है आपके पास टैक्स ईयर्स का। टाइम फ्रेम से टॉपिक निकलता है किसका? टैक्स ईयर्स का।
कि भाई मैं किस फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टैक्स में आपके पास 3 किस्म के टैक्स ईयर्स होते हैं। टैक्स में आपके पास 3 किस्म के टैक्स ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर, और एक होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। टैक्स में आपके पास 3 किस्म के टैक्स ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर, और एक होता है आपके पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये 12 मंथ्स का होगा पूरे। और दूसरी चीज, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून पे आके खत्म होगा। ये इसकी खास बात है। नॉर्मल टैक्स ईयर को लोग ज्यादातर इसका नाम देते हैं डिफॉल्ट टैक्स ईयर भी। क्या नाम बोलते हैं इसका? डिफॉल्ट टैक्स ईयर भी। अगर सवाल आपको कुछ भी नहीं बता रहा तब भी हम, अगर नहीं बता रहा तो यही टैक्स ईयर समझेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट से क्या मतलब है? डिफॉल्ट से क्या मतलब है? डिफॉल्ट से मतलब ये है कि प्राइमरी अजम्पशन। ठीक है, अगर मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है, आप मुझे कभी कॉल करो और मैं आपसे आपका नाम पूछूं कि आपने नाम बताया अब्दुल वहाब, तो मैं क्या समझूंगा? हाँ भाई कोई लड़का बात कर रहा है। ये डिफॉल्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या चीज है, इसमें नॉर्मल टैक्स है। अगर सवाल में कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना तो आप सब टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स होगा। ठीक है, तो क्या चीज है? नॉर्मल टैक्स माना जाएगा कि हाँ भाई ये नॉर्मल टैक्स है। अगर सवाल कुछ नहीं बता रहा या कुछ भी नहीं लिख रहा तो हम लोग ये बताएंगे कि हमसे बात की जा रही है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की बात की जा रही है। डिफॉल्ट अजम्पशन हमारी ये वाली होगी। और इस किस्म की डेट्स वाले ईयर को कहा क्या जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मल टैक्स ईयर। और इसका नाम क्या होगा? इसकी डिनोशन होती है कि जब भी वो एंड हो रहा होगा, सपोज कर लो हमारा टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 पे खत्म हुआ है, इसका नाम होगा टैक्स ईयर 2022। जिस साल में खत्म हो रहा होगा वो वाले साल के नाम से इसको डिनोट किया जाएगा। क्या नाम होगा इसका? टैक्स ईयर 2022। सपोज कर लो अब ये वाला टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक, तो इसका नाम क्या होगा? टैक्स ईयर 2023। क्लियर है? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा? पहली बात, पूरे 12 महीने का पीरियड होगा। दूसरी बात, 1 जुलाई पे स्टार्ट होगा, 30 जून पे खत्म होगा। तीसरी बात, इसकी डिनोशन होगी कि जिस ईयर का एंडिंग आ रहा होगा उस साल के नाम से इसको डिनोट किया जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? इसमें किसी को कोई मसला? और इसी का नाम होगा डिफॉल्ट टैक्स। अगर सवाल में कुछ भी नहीं कहा गया या साइलेंट है पूरा सवाल तो हम लोग क्या अज़्यूम करेंगे? वो इसी की बात करें। स्पेशल टैक्स ईयर पे आ जाते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर होता है बेसिकली, ये भी 12 महीने का पीरियड होगा पूरा, और अदर देन नॉर्मल डेट्स, नॉर्मल वाली जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है उसके अलावा कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आ जाए और पूरे 12 महीने का पीरियड हो, वो कहलाएगा स्पेशल टैक्स। यानी कि अगर 1 जनवरी पे स्टार्ट होके 31 दिसंबर पे खत्म होगा तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा? ये स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। अगर कोई चीज 1 फेब से स्टार्ट होके 31 जैन पे खत्म हो रही है वो क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। अगर 1 मार्च से स्टार्ट होके 28 अप्रैल पे खत्म हो, 28 फेब पे खत्म हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। कोई मसला है इसमें? ठीक है, वो क्या कहला रहा होगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 12 महीने का ही पीरियड होगा लेकिन नॉर्मल की डेट से अलग डेट्स होंगी, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसकी डिनोशन किस तरीके से होगी? इसकी डिनोशन इस तरीके से होगी, सपोज कर लो आपका टैक्स ईयर था 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2। हम लोग देखेंगे जो इसकी एंडिंग डेट आ रही है वो नॉर्मल के किस टेन्योर में आएगी? ये नॉर्मल के किस टेन्योर में आ रही होगी? नॉर्मल टैक्स अगर ये होता तो ये वाली डेट आती 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 वाले में। इस वाले नॉर्मल का नाम होता 2022, तो लिहाजा इस स्पेशल का भी नाम होगा टैक्स ईयर 2022। क्लियर है? हाँ भाई, क्या बताया मैंने? मैंने कहा कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या चीज होगी? कोई भी 12 महीने का पीरियड होगा लेकिन नॉर्मल की डेट से अलग होगा। ठीक है, कोई भी 12 महीने का पीरियड होगा लेकिन नॉर्मल की डेट से अलग होगा। और इसकी डिनोशन इस तरीके से होगी, जो भी जब भी आपका स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा होगा चेक करोगे वो नॉर्मल टैक्स ईयर के किस स्लैब में आ रहा होगा, यानी किस टेन्योर में आ रहा होगा। उस नॉर्मल का जो नाम होगा ना वही उस स्पेशल का नाम है।
उस नॉर्मल का जो नाम होगा वही उस स्पेशल का नाम होगा। ये गलत है स्पेशल टैक्स ईयर। कोई मसला है इसमें किसी को? हाँ भाई, इसमें किसी को कोई मसला? आगे चलते आ जाते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को ज्यादातर लोग कहते हैं वन टाइम टैक्स ईयर। क्या कहते हैं? वन टाइम टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की सबसे खास बात यह है, ये 12 महीने का नहीं होगा, ये 1 महीने से लेके 11 महीने के बीच में होगा। ठीक है, या तो वो 1 मंथ का होगा या 11 मंथ का होगा, 1 to 11 मंथ का होगा। ठीक है, और इसका जो गैप होगा ना, ये उसका होगा। अब आप मेरी बात समझो, सपोज कर लो बाज औकात लोगों को चेंजिंग करवानी होती है अपने टैक्स ईयर्स में। एक बंदा अपना टैक्स ईयर फॉलो करता था 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक का ये टैक्स ईयर फॉलो करता था। इस बंदे ने बोला भाई अब मुझे टैक्स ईयर अपना चेंज करना है, मुझे 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 वाला टैक्स ईयर चाहिए, मुझे अब ये टैक्स ईयर चाहिए। ठीक है, एक बंदा था जो कि टैक्स ईयर फॉलो करता था 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 वाला। इसने कहा मुझे अब ये वाला टैक्स ईयर नहीं चाहिए, मुझे जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर पे खत्म करना है। तो इसने बोला मेरा टैक्स जो नेक्स्ट जनवरी आ रहा होगा मुझे दिसंबर पे खत्म करना है, मुझे ये वाला टैक्स ईयर अब फॉलो करना है। ठीक है, तो इस टैक्स ईयर का नाम क्या हो जाएगा? ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसका नाम क्या होगा? और ये एक स्पेशल टैक्स ईयर है, इसका नाम क्या होगा? 2024। ठीक है, ये आ गया। अब जब ये दोनों कहानियां हो जाएंगी तो एक गैप आ जाएगा बीच में, कौन सा? 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 के ये गैप आ जाएगा। ये होगा 6 मंथ्स का गैप, ऐसा ही है, 6 मंथ्स का गैप आ जाएगा। ये बेसिकली कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स। और इसका नाम क्या होगा कि हमारी सीक्वेंस ना टूटे, इसका 2022 नाम है, इसका 2024 नाम है, इसका नाम हो जाएगा 2023। ये चीज है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बेसिकली क्या है कि जब भी कोई एक बंदा होगा, जो हो सकता है 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर पे होगा, उसको स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने का दिल कर रहा होगा, या एक बंदा स्पेशल टैक्स ईयर पे होगा, उसको नॉर्मल टैक्स ईयर पे आने का दिल कर रहा होगा, या एक बंदा एक स्पेशल टैक्स ईयर पे होगा, उसको दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना होगा। ये 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। जब भी उस बंदे को ये 3 किस्म के काम करने होंगे तो एक डिफरेंस अराइज करेगा बीच में। वो डिफरेंस मिनिमम 1 मंथ का हो सकता है और मैक्सिमम कितने महीने होगा? 11 मंथ का। 12 का नहीं होगा, 12 का होगा तो वो एक खुद स्पेशल बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 11 मंथ, और मिनिमम कितना होगा? 1 मंथ। अगर वो डिफरेंस जो होगा वो बेसिकली ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। और उसकी डिनेशन किस तरीके से होगी कि अगर सीक्वेंस में हमारी टूटे ना, अगर कोई गैप आ रहा है तो उस तरीके से उसको डिनोट कर देंगे बीच में। ठीक है, ये चीज आपकी कहलाती है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ये वाले तमाम काम करने से पहले आपको अलाउ है नॉर्मल काम, नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करना। अगर किसी बंदे को कोई स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करना है या चेंजेस भी करनी है तो उसको कमिश्नर से प्रायर इजाजत लेनी पड़ेगी, रिटर्न में जाके एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कमिश्नर एफबीआर को, और उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूं। और उसके लिए उसको क्या देनी पता है? एक अल्फाज इस्तेमाल किया है, कंपेलिंग नीड। एक अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, कंपेलिंग नीड। उसको अपनी एक कंपेलिंग नीड बतानी पड़ेगी कि वो ये काम क्यों करना चाहता है। ठीक है, मतलब वो कोई एक वेग रीजन या वाइड रीजन उसको नहीं दे सकता, उसको प्रॉपर्ली उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये चीज मेरे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, ये चीज मेरे लिए क्यों जरूरी है। अब कंपेलिंग नीड क्या हो सकती है? हो सकता है आप नॉर्मल पे एंडिंग करते हो, आप उसको बोलो सर हमारी सब्सिडरी कंपनी है दुबई में, वो अपना एयर एंड करती है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, हम एंड कर देते 30 जून पे, हमें कंसोलिडेशन में बहुत मसले मसाइल हो जाते, इस वजह से हमें अपना भी टैक्स ईयर को बदलना पड़ रहा है। तो ये क्या नीज है? एक वैलिड रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, या हो सकता है आप बोल सकते हो कि सर हमारी एक बेंचमार्क कंपनी है जिसको हम फॉलो करते हैं बाद में अपग्रेडेशन के लिए, वो वाली चीज हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती वहां पर, लिहाजा हमें इस वजह से चेंज करना है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एक कंपेयरिंग नीड देनी है। आप ये रीजन नहीं दे सकते कि सर मेरा अकाउंटेंट होता है ना, उसकी दिसंबर में शादी है, इस वजह से सर वो आएगा नहीं तो मेरी क्लोजिंग लेट हो जाएगी, मेरा टैक्स ईयर कर दो 30 जून। ये वाली भारी बातें हम नहीं कर सकते, हमें कोई एक कंपेलिंग नीड उसको देनी पड़ेगी, और अगर वो उससे सेटिस्फाई होगा तो आपको इजाजत दे देगा, वरना वो आपको मना कर सकता है, वरना वो आपको वो मना कर देगा। अगर आपको कमिश्नर ने मना कर दिया
तो जाहिर सी बात है इतने शरीफ तो आप भी नहीं हो कि पहली बारी में चुप होके बैठिए हो। आप क्या करोगे, आप अब अपनी एप्लीकेशन लिख दोगे बोर्ड ऑफ एफबीआर को। किसको लिख दोगे, एफबीआर के बोर्ड को। उसमें बता दोगे कि कमिश्नर ने मुझे मना किए। फिर बोर्ड जो फैसला करेगा वो फाइनल फैसला होगा। बोर्ड ने अगर कह दिया हाँ तो कमिश्नर का फैसला रद्द कर दिया जाएगा। अगर बोर्ड ने ही मना कर दिया तो चुपचाप से घर पे आके बैठ जाए। ये वाली चीज, कोई मसला इसमें? इसमें किसी को कोई मसला है? ट्रांजिशनल को अगर सीक्वेंस का गैप नहीं आ रहा तो उसका टेक्सचर का नाम ही नहीं लिखेंगे, नाम नहीं होगा उसका। ये बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर तो सीक्वेंस टूट रही थी ना 2022 से लेके 2024 होता डायरेक्टली, तो डिफरेंस अराइज कर रहा था। अगर डिफरेंस अराइज टेक्सचर के नंबर्स में नहीं आ रहा होगा तो सिर्फ ट्रांजिशनल टेक्सचर लिख देंगे, उसको डिनोट नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रांजिशनल टेक्सचर बहुत 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 कम आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑथर तो ये बोलते हैं एक बंदे को, एक कंपनी को, एक इंडिविजुअल को, एक एओपी को अपनी टीनियोर लाइफ में एक ही दफा इजाजत मिलती है वाला काम करने के लिए। तो नानी के घर थोड़ी है कि जब दिल का चले गए, हाँ भाई अब ये काम करना है, ये नहीं करना। उसकी सिर्फ नखरे से नानी उठाती है तो बोलेगा जाओ कटो। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है वन टाइम टेक्सचर। एक बंदा ये वाला ऑप्शन थ्रू आउट द लाइफ वन टाइम इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी कंपेलिंग नीड के साथ। बाकी एक्सेप्शन बहुत सारी मौजूद है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई मसले मसाइल? स्टडी टेक्स्ट दिखाओ, मैं उसके पेज नंबर बता देता हूं, उसमें ये सारी थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, जरा उसको तसल्ली से रीड कर लेना करके। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। इसमें इसने आपको बता दिया है कि टेक्सचर कितनी किस्म के हैं, नॉर्मल, स्पेशल, सबकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, कौन कौन सा कब इस्तेमाल हो सकता है, पूरी प्रॉपर थ्योरी लिखी हुई है, जरा उसको रीड कर लेना। पेज नंबर 45 पे इनकम की डेफिनेशन लिखी हुई है, हेड्स ऑफ इनकम लिखे हुए, ये तमाम चीजें आप लोग प्रॉपर्ली रीड कर लेना है इसमें। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसले मसाले तो पूछ लो बोले। बाकी किसी किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो कोई मसला नहीं है, जब आप लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही हो आप लोग बीच में रोक सकते हो। ठीक है, मुझे बताया गया कि हो सकता है कि आप बहुत तेज जा रहे हैं, ये वाली चीज है, तो इस वजह से कोई मसले मसाइल नहीं, आप मुझे बता सकते। आ जाओ भाई। अब एक बात आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर एक बंदे के पास पाकिस्तानी सीएनआईसी, नाइकॉप या फिर पासपोर्ट मौजूद है तो क्या जरूरी है वो पाकिस्तान में रहता हो? जरूरी तो नहीं है ना। इसी तरीके से एक बंदा हो सकता है भाई कोई सऊदी सिटीजन है, या कोई दुबई का सिटीजन है, या कोई लंदन सिटीजन है, या यूके या यूएसए का सिटीजन है। जरूरी है कि वो वहां रहता हो, पाकिस्तान में नहीं रह सकता? ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है एक बंदा जिसके पास पाकिस्तानी डोमिसाइल, पाकिस्तानी सीएनआईसी, पाकिस्तानी नाइकॉप, पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद हो, लेकिन वो पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हो, वो यहाँ की रिहाइश पजीर ना हो। इसी तरीके से हो सकता है कोई गोरा है, वो वहां का है रेजिडेंट, वो वहां का उसके हर डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो रेजिडेंट पाकिस्तान का हो। मुमकिन है ना, ये वाली चीज है। तो हमारे यहाँ पे जो बंदा यहाँ पर काम करता है, ये पाकिस्तान के हिसाब से हमारे पर्सन 3 बंदे हमने देख लिया, तीनों को अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम पे टैक्सेस देने। ठीक है, तो हमारे पास पर्सन के हिसाब से एक बंदा जो यहाँ पर रहता ही नहीं है वो क्यों यहाँ का टैक्स देगा? तो उस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा अमेंड करते हैं कि हमारे यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। एक पर्सन जो यहाँ का रेजिडेंट होगा
तो वो यहाँ की टैक्सेस देगा, वरना वो क्यों टैक्स देगा यहाँ का, वरना वो क्यों टैक्स देगा? भाई एक इंडिविजुअल है, आप यहाँ रहते ही नहीं हो, क्यों टैक्स दोगे? बोलेगा मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उधर का टैक्स दूंगा, भाई मैं यहाँ का क्यों दूंगा टैक्स? सोचने वाली बात है ना। तो क्या चीज है, अगर इंडिविजुअल यहाँ का रेजिडेंट होगा तो मैं उससे टैक्स लूंगा, अगर एओपी यहाँ की रेजिडेंट होगी तो मैं उससे यहाँ पे टैक्स लूंगा, अगर कंपनी यहाँ की रेजिडेंट होगी तो मैं उससे टैक्स लूंगा, वरना मैं टैक्स उससे पाबंदी से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, सिचुएट ही नहीं करते। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हमें तीनों का रेजिडेंटशिप जरूरी है कि भाई एक इंडिविजुअल को हम कब कह सकते हैं कि वो रेजिडेंट है यहाँ का, एक एओपी को हम कब कह सकते हैं कि वो यहाँ की रेजिडेंट है, और एक कंपनी को हम कब कह सकते हैं कि वो यहाँ की रेजिडेंटशिप में आती है। तो ये तीनों के लिए हमें उसके रेजिडेंट के क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये बात आपकी क्लियर हो गई, एक फॉरेनर भी यहाँ का रेजिडेंट हो सकता है और एक लोकल भी यहाँ का नॉन रेजिडेंट हो सकता है। मानते हो इस बात को? एक फॉरेनर रेजिडेंट हो सकता है पाकिस्तान का, ठीक है, और एक लोकल नॉन रेजिडेंट हो सकता है यहाँ, इसमें तो कोई बात नहीं। इंडिविजुअल के बारे में वो ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा, अब इंडिविजुअल के क्राइटेरिया, पर्सन में रेजिडेंट का क्राइटेरिया इंडिविजुअल का देख रहे हैं, वो बोलते हैं अगर कोई बंदा 183 डेज और मोर, अगर कोई भी एक बंदा है इंडिविजुअल बंदा, जैसे हमने वहाब साहब की बात की थी, अगर वो 183 दिन पाकिस्तान में रहते हैं या उससे ज्यादा, तो हम इसको रेजिडेंट मान लेंगे, हम इसको अपने पास रेजिडेंट मानेंगे। हम ये कहेंगे कि वहाब साहब का रेजिडेंट स्टेटस पाकिस्तान का, कि वो पाकिस्तान में रहे इस नॉर्मल टैक्स ईयर। साल में कितने दिन होते हैं? 365 ना। कोई भी नॉर्मल टैक्स ईयर, जो जिस टैक्स ईयर को हम फॉलो कर रहे होंगे, उस टैक्स ईयर के हम देखेंगे कि अगर 183 डेज वहाब साहब यहाँ पर थे तो हम कहेंगे कि आप रेजिडेंट हो। क्लियर है? ये चीज है। जब 183 दिन कम हो रहे होंगे तो हम देखेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो यहां पर रहता नहीं है, चाहे उसने एक दिन रहा 2 दिन रहा, वो फिर भी रेजिडेंट माना जाएगा, वो फिर भी रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय किसका है? गवर्नमेंट का। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको पता होगा हर मुल्क में पाकिस्तान एम्बेसी मौजूद होती है, अल्लाह करे और भी हो, अभी तो बहुत सारी जगहों पे है पाकिस्तान एम्बेसी। तो क्या चीज है भाई, हमारे यहाँ से ही मुल्क रिपोर्ट किए बंदे रिपोर्ट किए होंगे वहाँ पे, भाई जो सर्व कर रहे होंगे उधर जाके, तो क्या चीजें हो सकता है वो अपने टीनियोर की वजह से भाई बहुत कम दिन यहाँ पे रहते हैं, या पूरा हो सकता है पूरे साल में आए ही ना हो, लेकिन वो एम्प्लॉय किसके हैं? गवर्नमेंट के। तो इस वजह से वो क्या बंदे माने जाएंगे? वो रेजिडेंट ही माने जाएंगे। तो इंडिविजुअल के बारे में क्राइटेरिया दे दिया कि अगर कोई आम बंदा है, वो अगर 183 दिन या उससे ज्यादा दिन यहाँ पर रहता है तो वो क्या माना जाएगा? वो रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके दिन नहीं देखने हमने, हमें डायरेक्टली उसको रेजिडेंट किया। क्लियर है भाई ये वाली बात? इसमें किसी को कोई मसले मसाइल? ठीक है, तो अब बात ये वाली क्लियर हो गई कि भाई एक फॉरेन इंडिविजुअल होगा वो रेजिडेंट हो सकता है। भाई एक गोरा था इधर आके रह रहा है, 183 दिन रह गया, तो मैं तो उसको रेजिडेंट मान लूंगा टैक्स के हिसाब से। इसी तरीके से एक लोकल बंदा था, वो नहीं रहा यहाँ पे 183 दिन, चाहे उसके पास पासपोर्ट हो, चाहे उसका सीनाईसी हो, चाहे उसका नाइकॉप हो, हम उसको रेजिडेंट नहीं मान सकते। तो क्राइटेरिया रेजिडेंट के सीनाईसी की बेसिस पे या नाइकॉप की बेसिस पे या पासपोर्ट की बेसिस पे नहीं है। इंडिविजुअल का क्राइटेरिया किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के बेसिस पे, कि अगर वो 183 डेज यहाँ पर रहता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, और अगर वो 183 डेज से कम रहता है तो नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन केस में है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पर 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, या 1 भी दिन नहीं रहे, वो हर हाल में रेजिडेंट माने जाएंगे। क्लियर है भाई? नाइकॉप होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तान। ठीक है भाई, क्लियर है ये वाली बात? कोई मसला? आ जाओ भाई, मेरी भी सुन लो। ठीक है, अब आ जाओ इंडिविजुअल के बाद चलते हैं अगले केस पे। अब नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग पे आते हैं। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग की बात करते हैं उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जरा आप आ जाओ पेज नंबर 52 पे, आ जाओ पेज नंबर 52 पे। आ गए पेज नंबर 52 पे। इसमें आपके पास लिखा हुआ है द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82। हाँ भाई, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82 मिली है सबको हेडिंग ये वाली?
इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82 फॉर व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ अ पर्सन एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसमें सबसे पहले लिखता है द पार्ट ऑफ द डे दैट द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे फॉर द सच प्रेजेंस। अगर एक बंदा है जो यहाँ पर जिस दिन आता है, चाहे रात के 12 बजे भी आया है यहाँ पर, मैं उसका कितना पूरा दिन मानूंगा। एक बंदा जब यहाँ से जा रहा है तो रात के 12:30 बजे भी जा रहा है, मैं उसका पूरा दिन मानूंगा यहाँ से। ठीक है, काउंट एज अ होल डे। इसने कह दिया कि भाई अगर आधे घंटा भी रहेगा, 1 मिनट भी रहेगा, दिन रह जाए, मैं उसका पूरा एक दिन मानूंगा। और जिस दिन डिपार्चर होगा उस दिन का भी मैं पूरा दिन मानूंगा, जिस दिन अराइवल होगा उस दिन भी मैं उसका पूरा दिन काउंट करूंगा। इसने क्लैरिफिकेशन हमारी खत्म करी कि भाई कभी कोई बंदा बोले मैं इस दिन आया मैं उस दिन गया, तो बोला भाई ये वाले दिन पूरे पूरे काउंट किए जाए। आगे चलो, इसके बाद बोलते हैं द फॉलोइंग डेज इन विच एन wholly or the partly present in Pakistan count as a whole day of such presence, namely ये सब दिन भी पूरे पूरे दिन में काउंट किए जाएंगे। सबसे पहली डे, सबसे पहले बात कर रहा है पब्लिक हॉलीडे। अगर कोई बंदा है जो कि 23 मार्च यहाँ पे आके गुजार देते हैं, ये 14 अगस्त आके गुजार देते हैं, मैं मानता हूँ वो एक पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन में काउंट किया जाएगा कि वही वो यहाँ पर रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, वो कहते हैं डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। भाई वो किसी कंपनी में आया था, वो सिक हो चुका, उसने सिक लीव ले ली, कंपनी ने सिक लीव अलाउ कर दी, लेकिन पाकिस्तानी टैक्स पर्पस के हिसाब से वो भी डे यहाँ पर उसका काउंट किया जाएगा कि वो यहाँ पर रहा है। सही है, आगे चलो। इसके बाद कहते हैं अ डे दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, लॉकडाउन और द डिले इन रिसिप्ट ऑफ सप्लाईज। ठीक है, भाई एक बंदा कोई काम करने के लिए यहाँ पर आया था, भाई की तबीयत नासाज हुई, पूरा कराची बंद हो गया। ठीक है, उसकी वो काम नहीं हो सका, फिर भी वो वाला दिन उसका यहाँ पर काउंट किया जाएगा कि वो यहाँ पर रहा है। ठीक है, चाहे स्ट्राइक हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, वाला दिन भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। आगे चलो, हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। भाई हो सकता है इतवार गुजार दिया, पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है लेकिन संडे एक हॉलीडे तो है ना, वो उसने गुजारा, वो भी इसका पूरा दिन यहाँ पर काउंट किया जाएगा। क्लियर है, तो उसने क्लियर कर दिया कि भाई जब भी आप उसकी डेज की काउंटिंग पे आओगे तो इस रूल ने क्लैरिफिकेशन आपको दे दी कि उसकी डेज की काउंटिंग आपने किस लिहाज से कर देनी। ठीक है, उसकी डेज की काउंटिंग आपने किस लिहाज से करनी है। एक दो दफा वाला सवाल पूछा भी गया है कि इंडिविजुअल का केस देगे कि भाई ये वेदर रेजिडेंट बनता है नहीं बनता, आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो आपने क्या करने थे, उस केस में आके नंबर ऑफ डेज काउंट करने थे कि हाँ भाई क्या चीज होगी, रेजिडेंट बनना है नहीं, ये वाली चीज। क्लियर है, फिर लास्ट पॉइंट इसका ये लिखा हुआ है अ डे और द पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन solely by reason of being in transit between the two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan। एक बंदा जिसके यहाँ पर रहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था, वो था इन ट्रांजिट। अल्लाह पाक ऐसा दिन भी लाया कि जब हमारे यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट पे कोई लोग आए कनेक्टेड फ्लाइट्स, ठीक है, जैसे आप कनेक्टेड फ्लाइट लेते हो तो जाहिर सी बात है बंदा एक दिन कभी रुकना पड़ जाता है या आधा दिन रुकना पड़ जाता है वाया फ्लाइट्स अगर होती हैं। ठीक है, तो उस वक्त अगर उसका स्टे का सिर्फ मकसद यहाँ पर रहने का मकसद यही था कि उसको आगे जाना था और वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो उस सूरत हाल में वो वाला दिन उसका काउंट नहीं किया जाएगा, सोनली बाय द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, बस। ठीक है, तो ये आपको इसकी नंबर ऑफ डेज की इसने पूरी बता दी। इसमें किसी को कोई मसले मसाइल, तो इंडिविजुअल का रेजिडेंट किस बेसिस पे चेक हो रहा है, नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे चेक हो रहा है। अब आ जाते हैं एओपी की बात कर लेते हैं। एओपी के बारे में ये कहता है कि अगर उसके कंट्रोल एंड अफेयर्स चाहे पार्टली या चाहे होलली पाकिस्तान में, तो वो रेजिडेंट, तो उस एओपी को हम रेजिडेंट माना जाएंगे। कि अगर एक एओपी जिसके कंट्रोल और जिसके अफेयर्स पाकिस्तान में होंगे, चाहे पार्टली बेसिस पे हो या चाहे होलली या कंप्लीटली बेसिस पे हो, तो वो रेजिडेंट एओपी मानी जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई मसले मसाइल। आ जाते हैं कंपनी पे। कंपनी पे वो कहते हैं कि अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई हुई है, इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान, तो वो तो हर हाल में रेजिडेंट है। फिर कहता है कि अगर वो इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में नहीं हुई भी, तो हम देखेंगे उसके कंट्रोल एंड अफेयर्स अगर होली यहां पर होंगे तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। तो रेजिडेंट स्टेटस तीनों पर्सन के उसने हमें बता दिए। इंडिविजुअल का नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे दे दिया, एओपी का उसने कंट्रोल और अफेयर की बेसिस पे दे दिया, और कंपनी का उसने दे दिया इनकॉर्पोरेशन और कंट्रोल और अफेयर्स की बेसिस पे। इसमें किसी को कोई मसले मसाइल? हाँ भाई, इसमें किसी को कोई मसले मसाइल? यहां तक किसी को कोई मसले मसाइल है तो बताओ।
अब आ जाते हैं हमारे अगले नंबर 55 पे ना, आपको एक डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी दी हुई है, जरा पूरी पेज नंबर 55 पे एक डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको दी हुई है, इसके बाद दे देता हूँ। जरा इसको रीड करके बताओ, इस टैक्स स्लैब से क्या समझ आ रहा है, जरा बताओ। हाँ भाई, ये रिमूव कर दूं सब? हाँ भाई, टैक्स स्लैब देखा? देखो ना। जी भाई, टैक्स स्लैब देख लिया सबने? क्या समझ आ रहा है? हाँ भाई, मतलब एक जवाब दे दो। अगर एक बंदा है, मैं कहता हूं उसने कमाए 30 लाख रुपए। हाँ भाई, एक बंदा है, अगर उसने कमाए 30 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए था, मेरी बात सुनो, एक मिस्टर ए था, उसने कमाए कितने? 30 लाख रुपए। फिर था मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इसने कमाए 10 लाख रुपए, इसने कमाए 10 लाख रुपए, इसने कमाए 10 लाख रुपए। मैं कहता हूं कि अगर मैं इन तीन 10-10 लाख वालों के टैक्स निकाल के टोटल, तो ये मिस्टर ए के बराबर आने चाहिए। कौन कहते हैं बराबर आने चाहिए? हाँ, और अगर नहीं आने चाहिए तो क्यों नहीं आने चाहिए? टैक्स की परसेंटेजेस अलग अलग है, ठीक है। और भाई क्यों, और कोई वजह के क्यों नहीं आने? टैक्स की परसेंटेज से समझ आ गया। क्योंकि ये जो स्लैब बना हुआ है, ये बना हुआ है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब ये होता है, जिस हिसाब से इनकम बढ़ती रहेगी ना, टैक्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, उससे ज्यादा से बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक बंदा, तीन अलग अलग बंदे में टोटल कर लूंगा 10-10 लाख के हिसाब से, इन तीनों का टैक्स टोटल कर लूंगा, ये तो बहुत कम आएगा। अगर एक बंदा जिसने लाख कमाया, उसका टैक्स बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। ये वही स्लैब है कि अगर आपने कभी, आपका इत्तेफाक हो, आपने अगर अपने घर की बिजली का बिल देखा हो, के इलेक्ट्रिक का बिल देखा हो, तो आप देखना कि गर्मी और सर्दी में यूनिट के रेशो के हिसाब से बिल चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। क्यों? जाहिर बात है, जब गर्मी में आपके पास एसी रन हो रहे होते हैं, तो आपका हो सकता है स्लैब रेट ही हायर चले जाए। जब स्लैब हायर हो जाता है, तो पूरी को वो क्लासिफाई करता है नया हेड। ये वाले चीज मसले मसाले हो जाते हैं। तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से, जिसमें ये होता है द हायर द इनकम द स्लैब रेट, जैसे ही हायर हो जाएगा, तो जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है ना, टैक्स उसके ज्यादा से बढ़ना स्टार्ट। यही एक वजह है कि जब मैं तीन 10-10 लाख वाले अलग अलग बंदे खड़े कर दूंगा, उन तीनों का टैक्स निकालूंगा, तो वो कम आएंगे बजाय इसके एक अकेला बंदा जिसका 30 लाख रुपए का टैक्स होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा स्लैब जो है वो प्रोग्रेसिव की बेसिस पे, वो हमारा स्लैब है प्रोग्रेसिव की बेसिस पे। क्योंकि हमें पता है एक बंदा, जो बंदा, और इसकी बेसिस ये होती है, छोटों बंदों को रिलीफ दिया जा रहा होता है। देखो, एक बंदा जिसकी आज एनुअल इनकम का रेशो 10 लाख रुपए के अंदर है ना, तो वो मैं आप कह सकता हूँ वो मिडिल पोवर्ट, वो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो बेसिकली वो, आप ये कह सकते हो एवरेज इनकम वाला भी नहीं है बेसिकली, वो लोअर एवरेज पे आएगा। जो बंदा साल के 70-80 हजार रुपए के हिसाब से कमाता है, महीने के 10 लाख रुपए साल के, तो महीने के 70-80 होंगे ना, ठीक है। 12 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो इस वजह से उसकी टैक्सेस कम होंगे। लेकिन यही बंदा अगर 10-30 लाख पे आता है, तो हम इसको एक कह सकते हैं एवरेज पर्सन है। यही बंदा अगर 30 लाख वाला 3 करोड़ पे आ जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं उस 3 करोड़ वाले से अगर आप 1 करोड़ का भी टैक्स ले जाओगे, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा इतना।
लेकिन अगर वो 30 लाख वाले से ना 10 लाख रुपए का टैक्स ले लिया ना तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा। डेफिनेट सी बात है ना, परसेंटेजेस रेशो पे आओगे तो बंदा तो बहुत दे रहा है, ये वाली चीज है। तो इस वजह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पे सिस्टम ये होता है कि आपका इस स्लैब पे ये 3 अलग अलग बंदे 10-10 लाख वाले होंगे, इनका टैक्स बहुत कम आएगा, बजाय इसके कि 30 लाख रुपए वाला बंदा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे स्लैब्स आगे जा रहे होंगे, इनकम उस हिसाब से नहीं आगे जा रही होगी, लेकिन स्लैब और ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा होगा। ये वाली चीज है, और इसकी रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ये वाली चीज। तो अब आप स्लैब दे सकते हो। हमारा जो स्लैब फिक्स किया गया है वो इस बेसिस पे फिक्स किया गया है, जिसमें कुछ एक फिक्स अमाउंट है और कुछ एक वेरिएबल अमाउंट है। कोई एक फिक्स अमाउंट है और कोई एक वेरिएबल अमाउंट है, आप चेक कर सकते हो। उसने दिया हुआ है टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, उसने दे दिया है जब आपकी टैक्सेबल सैलरी 6 लाख रुपए से कम है, यानी कि एक बंदे ने पूरे साल के आखिर में आके 6 लाख रुपए से कम बनाए, तो वो कौन से कितना टैक्स दे रहा होगा? 0 दे रहा होगा। एक बंदे की इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख के ब्रैकेट में आ रही होगी, उसको क्या देना पड़ेगा? 5% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट ₹6 लाख। यानी सपोज कर लो उस बंदे ने अगर 8 लाख रुपए कमाए, तो क्या करेंगे? 2 लाख पे 5% टैक्स दे देगा। ये चीज होगी। इसी तरीके से आपका स्लैब इनकी 8वां नंबर वाला स्लैब देखो, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹8 मिलियन बट नॉट एक्सीड 12 मिलियन। अगर एक बंदे की इनकम 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बीच में आती है, तो हम क्या करेंगे? उसका टैक्स कितना होगा? 13,45,000 नॉर्मल लिख देंगे और 22% लगाएंगे 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट पे। ये हमारा स्लैब है। इस स्लैब में किसी को कोई मसले मसाइल है? ठीक है, अब आपके पास जो स्लैब दिए हुए हैं आपको, वो 2 किस्म के स्लैब दिए हुए हैं। जरा पहले पेज पे देखो, दिया हुआ है सैलरीड टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड पर्सन, और दूसरे पे दिया हुआ है टैक्स रेट फॉर नॉन सैलरीड एंड एओपी। ठीक है, आपके पास जो रेट्स हैं वो 2 किस्म के रेट्स हैं आपके पास। एक है सैलरीड, एक है नॉन सैलरीड प्लस एओपी। नॉन सैलरीड प्लस एओपी। अब आ जाओ जरा एक बात समझ लो। एक बंदे की आपने, ठीक है, इंडिविजुअल बंदा था, सपोज कर लो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करी, कुछ ना कुछ आ गई। फिर आपने उस बंदे की इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कैलकुलेट कर ली, कुछ ना कुछ आ गई। फिर आपने सपोज कर लो इनकी अदर सोर्सेज भी कैलकुलेट कर ली, कुछ ना कुछ आपके पास आ गई। फिर आपने उसकी कैपिटल गेन्स भी कैलकुलेट कर ली, कुछ ना कुछ आपके पास आ गई। फिर आपने उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट कर ली, सपोज कर लो कुछ ना कुछ आ गया। जब इन सब का आप टोटल करोगे ना, तो इसको कहा जाएगा टोटल इनकम। क्या कहा जाएगा इसको? टोटल इनकम। यहां से कुछ आपको डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी, जाहिर सी बात है, कमाई कमाई ले जा रहे हो, कुछ अच्छे काम करोगे टैक्स वाले उस पर डिडक्शंस भी देंगे, वो हम देखेंगे क्या डिडक्शंस हैं। सपोज कर लो वो डिडक्शंस लेस कर देता हूं, वो डिडक्शंस लेस करने के बाद ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। इसका नाम हो जाएगा क्या? टैक्सेबल इनकम। ये वो अमाउंट होगी जिसपे आपने टैक्स अप्लाई करना है। ये वो अमाउंट होगी जिसपे आपको टैक्स अप्लाई करना है। अब जरा इधर नोट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds the 75% of his taxable income, the rate to be applied shall be set out in the following table namely। तो रेट्स हमें दिए गए ना, अब याद रखना, वो 2 बंदों के लिए रेट्स दिए गए। किसके लिए? इंडिविजुअल और एओपी। कंपनी के लिए अलग ही एक परसेंटेज दिया जाएगा फिक्स वाला, वो मैं आपको बता दूं। जो रेट्स हम लोग फॉलो कर रहे होंगे वो 2 किस्म के बंदों के लिए फॉलो कर रहे होंगे। किस किस के लिए? इंडिविजुअल और एओपी के लिए। अब इंडिविजुअल बंदे के लिए उसने कहा है कि इंडिविजुअल 2 किस्म के होते हैं, एक होगा सैलरीड इंडिविजुअल, एक होगा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल वो होगा कि एक बंदा जिसकी सोर्सेज ऑफ इनकम, तो आपको पता है 5 सोर्सेज आ गई, इसकी हेड्स ऑफ इनकम 5 आ गई, लेकिन इसकी फिर आपको डिडक्शन भी मिल जाएंगी, टैक्सेबल इनकम आएगी। उस बंदे की टैक्सेबल इनकम का 75% सैलरी से आया हुआ होगा। उस बंदे की टैक्सेबल इनकम का 75% सैलरी से आया हुआ होगा, तो वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल। क्या कहलाएगा? सैलरीड इंडिविजुअल। अगर ये टैक्सेबल इनकम इसमें 75% सैलरी का होगा, वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल। ये कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल के ये वाले रेट्स, जो पहले रेट्स आपको दिए गए, ठीक है। और अगर ये सैलरीड नहीं होगा तो ये कौन सा इंडिविजुअल कहलाएगा? नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड और एओपी के अगले पेज पे रेट्स दिए गए, वो आपको देखना। नॉन सैलरीड और एओपी के अगले पेज पे रेट्स दिए गए, वो आपको वो देखने हैं। ये रेट्स आपको गिवन होंगे, इसको याद वाद करने की जरूरत नहीं होगी।
हाँ भाई क्लियर है। मैं ये बता रहा था आपके पास जो रेट्स आप दिए गए होंगे, हमारे पास पर्सन कितने थे, 3 किस्म के पर्सन थे, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। कंपनी को भूल जाओ भी, कंपनी का अलग से 1% दिया जाएगा, उस बंदे का वो टैक्स लग रहा होगा, कंपनी को भूल जाओ। बचे कितने पर्सन, 2, इंडिविजुअल और एओपी। इंडिविजुअल आपके पास 2 किस्म के होंगे, एक होगा सैलरीड इंडिविजुअल, एक होगा नॉन सैलरी वाले इंडिविजुअल। ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% सैलरी से आया हुआ होता है। अगर एक बंदे की टैक्सेबल इनकम मैं कहता हूं 10 लाख रुपए है और 7.5 लाख उसकी सैलरी का है, बाकी छोटे छोटे हेड से आए लेकिन वो 25% या उससे कम है, जो भी चीज है, ठीक है, तो वो बंदा कौन सा इंडिविजुअल कहलाएगा, वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल के उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम उसकी कौन सी थी, सैलरी से आती थी वाली चीज। उसके लिए पहले वाले रेट्स अप्लाई किए जाएंगे, ये थोड़े हल्के रेट्स है, ये थोड़े हल्के रेट्स है, ये वाले रेट्स अप्लाई किए जाएंगे। अगर वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, नॉन सैलरी है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, तो और उसके लिए अगले पेज पे रेट्स दिए गए और एओपी के लिए वही रेट है, बस वो वाले रेट्स आपको फॉलो करने, सिर्फ ये चीज है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नॉन सैलरीड में बंदे की सैलरी ही नहीं होगी, भाई हो सकती है लेकिन 75% नहीं होगी, ये चीज है, 75% से कम होगी। सही है, क्लियर है ये वाली बात। ऐसा हरगिज मतलब नहीं है कि नॉन सैलरीड में बंदे की सैलरी से पैसे ही नहीं होंगे, भाई हो सकता है पैसे हों लेकिन 75% नहीं हो, ये चीज है। तो आपके पास इंडिविजुअल कितने किस्म के हो गए, सैलरीड या तो नॉन सैलरीड, एओपी एक ही किस्म का है। एओपी और नॉन सैलरीड के लिए अगले पेज पे रेट्स लिखे गए और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग से रेट लिखे। और सैलरीड इंडिविजुअल कौन होता है, जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% सैलरी से आया हुआ होता है मिनिमम, अगर उससे ज्यादा है तब भी सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी है, वरना हो तो भी सैलरी है। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस वगैरह ये सब चीजें बात कर ली। अब हमारी बात थी, ये बुक देने मुझे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सैलरी का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सैलरी का। अब हम सैलरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा चीजें आती रहेंगी, वो मैं आपको वक्त के साथ बताता रहूंगा। जिस तरीके से हमने बात करी ना सैलरी की, अब हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको हम डीपली देखना स्टार्ट करेंगे कि सैलरी बेसिकली क्या है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मैंने आपको आम अल्फाज में बताया था कि अगर एम्प्लॉय को, क्या बताया था मैंने, अगर एम्प्लॉय को कोई भी फायदा होता है जिसकी वजह एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो तमाम इनकम किस में आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में आ रही होगी। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एम्प्लॉयर को कोई भी फायदा, अगर एम्प्लॉय को कोई भी फायदा होता है जिसकी वजह एक बंदा है, वो कौन है, एम्प्लॉयर, तो वो तमाम फायदा किस में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में आ रहा होगा। अब उसके फायदे में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, भाई सपोज कर लो, हो सकता है आपको वो बंदा आपकी मंथली सैलरी दे रहा हो, पहली चीज तो वो आपको सैलरी देगा ना, तो जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके हिसाब से आप उसके पास आ सकते हो। इसके अलावा कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस आपको दे रहा होता है, ठीक है, अलग अलग से अलाउंसेस देगा। भाई आपको हो सकता है बोनस दे दे, आपको बोनस दे दे भाई, कि भाई साल वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मेडिकल के लिए कुछ दे दे, हो सकता है कन्वेंस के लिए कुछ दे दे, हो सकता है एकोमोडेशन के लिए कुछ दे दे। उन सब मैकेनिज्म को हम अलग से देखना स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से टैक्सेबल है। अब आपको गाड़ी दे दी, सपोज कर लो उसने आपको 50 लाख की गाड़ी खरीद के दे दी कि भाई आपकी गाड़ी है, तो क्या करूंगा, 50 लाख टैक्सेबल कर दूंगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसका कुछ सिस्टम बताया होगा कि भाई किस तरीके से टैक्सेबिलिटी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी, क्या करना है। मेडिकल अलाउंस आपको दे दिया कि भाई आप मेडिकल है, आप बीमार पड़ जाओगे तो मेडिकल आपको मिल जाएगा, तो मैं क्या करूं, बीमार होने का इंतजार करूं, ये तो नहीं कर सकते। तो क्या चीज है, उसने हर किसी का तरीकेकार आपको बताया होगा कि किस किस तरीके से आपको कैसे लेके चलना है। इन शॉर्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी आपको फायदा हो रहा है जिसकी वजह आपके पास आपका एम्प्लॉयर बनता है, तो वो तमाम चीजें किस में आ रही होंगी आपके पास, वो आपके पास आ रही होती है सैलरी में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि सपोज कर लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दी, सपोज कर लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कन्वेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, एक केस लेते हैं, सपोज कर लो मिस्टर ए है, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स ईयर चल रहा है,
ठीक है, मंथली सैलरी उसकी ₹1,00,000 के हिसाब से थी, बेसिक सैलरी में आ गया कितना, पूरे साल के ₹1,00,000 के हिसाब से कितने पैसे आ गए उसके, ₹12,00,000। ठीक है, ₹12,00,000 सैलरी आ गई उसकी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है भाई इसकी बढ़ा लेते हैं, सॉरी सैलरी ₹1,00,000 कर देते हैं, तो ये कितने हो गए, 1,20,00,000 रुपए। अब 1,20,00,000 वाला बंदा है, ठीक है, बंदा चाहे जितना भी ऊंचा हो, घर पे तो जलील ही होता है हमेशा, याद रखना। ठीक है, तो उसको पता है ये बेचारा 10 लाख महीना कमाता, अच्छा थोड़ी लगेगा, घर पे जाएगा भाई वही झाड़ू कभी मासी है कभी क्या हो, उसकी जिंदगी अदा हो जाएगी। उसने एक सर्वेंट भी रख अपने मेरे पास से, तू टेंशन ले, तू अपनी जिंदगी को सुकून में रख। उसने भाई उसको घर का एक सर्वेंट भी दिया, उस सर्वेंट की तनख्वाह थी 25,000 रुपए, वो तनख्वाह एम्प्लॉयर पे करता था। ठीक है, तो फायदा किसको हो रहा है, एम्प्लॉय को। किसकी वजह से हो रहा है, आना चाहिए इधर, 25,000 रुपए तनख्वाह वो बंदा उसकी देता था पूरे साल की, कितनी हो गई, ठीक है। अब इतना खास बंदा था, 10 लाख महीना देता था, उसने बोला भाई साल के 4 बोनस भी दूंगा तुमको, वो 4 बोनस दिए, वो भी सैलरी में आएंगे उसके। ठीक है, 10 लाख वाले 4 बोनस दे रहे हैं, तो वो 40 लाख भी इसकी सैलरी में आने चाहिए। ठीक है भाई, ये 40 लाख रुपए उसने देना स्टार्ट कर दिए। फिर 40 लाख के बाद उसने उसको अलग अलग से अलाउंसेस दे दिए। ठीक है, बोला भाई अलग एक अदर अलाउंस दे दिया, बोला भाई तुम्हें मैं अलग से अलाउंस दे रहा हूँ, अदर अलाउंस मतलब सैलरी के अलावा महीने के 10,000 रुपए तो मैं अलग से दूंगा, वो भी अलाउंस भी टैक्सेबल होगा। अलाउंस डायरेक्टली टैक्सेबल होता है, जो भी किस्म का अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉय की तरफ से वो भी डायरेक्टली टैक्सेबल है। तो कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। फिर इतना बेहतरीन बंदा चल रहा है, तो उसने उसको बोला जाहिर सी बात है वो बेचारा अच्छा लगेगा इसको, बसों की छतों पे बैठ के आएगा, उसने उसको एक गाड़ी भी दी। उसने बोला भाई ठीक है एक बेहतरीन गाड़ी भी आपको दे दी। अब गाड़ी का मैकेनिज्म क्या है, वो आता है इधर कन्वेंस में। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है तो तीन वजह हो सकती है। हो सकता है आपको दे ऑफिस यूज के लिए सिर्फ, ठीक है, हो सकता है आपको दे ऑफिस प्लस पर्सनल यूज के लिए, हो सकता है आपको दे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस यूज के लिए गाड़ी क्या है, बोलते हैं ठीक है भाई वही घर से वही बस में आओ, ऑफिस में गाड़ी खड़ी हुई है कपड़ा लगा के, इधर आओ कपड़ा उतारो, इधर से कहीं मीटिंग करने जानी है तो ऑफिस यूज के लिए। मतलब वो बोलता है आपको अपने पर्सनल काम नहीं कर सकते गाड़ी पे, सिर्फ ऑफिस का काम करने के लिए दे दिया। अगर आप ने आपको गाड़ी दी और कौन सी दे दी भाई, सपोज कर लो इसको निकाल के दे दी, डायरेक्टली इसको डाला दिया सीधा रीवो 90 लाख रुपए, ठीक है, सपोज कर लो आपके बंदे ने तो आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी दे दी, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए आपको गाड़ी दी है, तो ऑफिस यूज के लिए गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें मेरा कोई जाती फायदा हो रहा है, नहीं दे रहा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कार प्रोवाइड करता है या कन्वेंस प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, ऐसी सूरत हाल में कुछ भी टैक्स में नहीं जाएगा, 0%, कुछ भी टैक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है भाई, मैं वो वही घर से तो उसी तरीके से आ रहा हूँ ना, मुझे जाती तौर पे कुछ फायदा नहीं हो रहा, मुझे ऑफिस पे रहने के लिए वो फायदा दे रहा है, तो उसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या जा रहा होगा, ऑफिस यूज की सूरत हाल में वो कन्वेंस के नाम पे कुछ भी नहीं जा रहा होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस प्रोवाइड करता है, कार प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में कितना जाएगा, 2%। अगर वही एम्प्लॉयर आपको देता है ऑफिस प्लस पर्सनल यूज के लिए, बोलता है ठीक है इसी घर में इसी गाड़ी में घर पे भी जाओ, सुबह ऑफिस पे भी जाओ, ऑफिस के भी काम इसी पे करो, फिर वापसी घर पे लेके चले जाओ, यानी कि आपका ऑफिस इस्तेमाल के लिए भी दे दिया और आपको पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी गाड़ी दे दी। ऐसी सूरत हाल में टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई गाड़ी प्रोवाइड करी है, ठीक है, और जिसकी वजह यह है कि वो आपको, ठीक है, ऑफिस और पर्सनल दोनों इस्तेमाल के लिए आपको गाड़ी दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में 5% जाएगा आपके पास, 5% ऑफ द कॉस्ट आपका टैक्सेबल माना जाएगा पूरे साल का। आपको इधर 90 लाख रुपए की गाड़ी दी है, तो 90 लाख का 5% आपकी टैक्सेबल सैलरी में आना चाहिए। ठीक है, 90 लाख का 5% आपकी टैक्सेबल सैलरी में यहाँ पर आपके पास आना चाहिए। क्लियर है भाई, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, 90 लाख का 5% आपके पास आपकी यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए। अब सपोज कर लो भाई उसने कह दिया कि इतना आपसे मुतासिर हो गया, उसने कहा भाई ऑफिस नहीं लाओ, घर पे ही रखो, आप वही बस में आओ ख्वार होके, आपकी बीवी को गाड़ी दे दो, वो घूमे, आपके बच्चे घूमे उसमें, ठीक है, आपके माँ बाप घूमे, लेकिन आप सड़ते रहो जिंदगी भर। उसने कहा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस नहीं लाना इसको, ठीक है, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दे दी गाड़ी, लेकिन तब भी जाती फायदा तो आपका हो रहा है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए गाड़ी देगा तो 10% जाएगा, 10% ऑफ द कॉस्ट।
ठीक है, सिर्फ 10%। तो अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कन्वेंस प्रोवाइड कर रहा है तो 3 केसेस निकलते हैं, या तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस इस्तेमाल के लिए दे रहा होगा, या तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस प्लस पर्सनल यूज दोनों के लिए दे रहा होगा, या तीसरा केस होगा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल के लिए दे रहा होगा। इधर आप पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, तो इस वजह से इस वक्त पे हम लोग अपनी टैक्सेबल इनकम में सिर्फ 0% लेके जाएंगे, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऑफिस प्लस पर्सनल यूज दोनों के लिए देता है तो जितनी भी चीज के एसेट दे रहा होगा आपको, उसका 5% आपको लेके जाना पड़ेगा आपकी टैक्सेबल सैलरी में। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दे रहा है, इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहा है, तो आपको क्या चीज है, 10% आप लेके चले जाओगे किधर, आप उसकी सैलरी में ऐड कर दोगे 10%। क्लियर है भाई ये वाली बात? यहाँ पे किसी को कोई मसला तो नहीं है? अब आ जाओ बात करते, अब आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगा ना, तो गाड़ी की भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकती है भाई। सपोज कर लो आपको आपका एम्प्लॉयर कार प्रोवाइड कर रहा है, तो सॉरी है ये किसका मोबाइल था, ये कहाँ निकाल, ये बीच में आ रहा है, बाद में लगा देगा। ठीक है भाई, अगर आपको कार प्रोवाइड कर रहा है आपका बंदा, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको कार प्रोवाइड कर रहा है, तो पहली सोर्स ये होती है कि आपका एम्प्लॉयर आपको परचेज करके कार दे देगा, मार्केट से खरीदेगा आपको दे देगा। दूसरी चीज ये होती है आपका एम्प्लॉयर गाड़ी को लीज पे निकाल के दे देगा आपको, लीज पे भी निकाल के दे सकते हैं ना कार को, कि भाई हो सकता है फाइनेंस लीज पे गाड़ी दे दी। तीसरी चीज ये है कि रेंटल्स पे भी तो गाड़ी दे सकता है, रेंट पे से गाड़ी ली और आपको दे दी। सूरत हाल आपके पास निकल सकती है कि आपका एम्प्लॉयर हो सकता है या तो आपकी गाड़ी परचेज करे मार्केट से और आपको दे देगा। दूसरा केस ये होता है कि वो लीज पे गाड़ी लेगा। लीज और परचेज में फर्क ये होता है कि लीज पे गाड़ी थोड़ी सी हो सकता है महंगी मिले। क्यों महंगी मिले? क्योंकि फाइनेंस चार्ज के एलिमेंट उसमें शामिल होगा। आज मैं अगर कोई चीज खरीदने के लिए जाता हूं, मैं बोलता हूं अगले दिन उसके पैसे देता हूं, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। मैं उसको बोलता हूं भाई यही पैसे मैं आपको 1 साल के बाद उधार पे दूंगा, उसकी वैल्यू अलग होगी, होगी ना, उसकी वैल्यू अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल होगा, इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल होगा। और ये बंदा 90 लाख रुपए की कैश पे गाड़ी लेने के लिए जा रहा है, अगर यही गाड़ी वो 1 साल के उधार पे लेने के लिए जाएगा, तो वो हो सकता है ये वाली गाड़ी उसको 1 करोड़ 10 लाख में दे। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर गाड़ी परचेज की होगी तो आपके पास वैल्यू पता होगी, आपके परसेंटेज उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, परचेज वाले केस में आपके पास डायरेक्टली ये परसेंटेज परचेज कॉस्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी उसने लीज पे ली है, ये हमारा तो कसूर नहीं है ना भाई, हमसे लीज पे ले ले, मैं क्यों अपनी वैल्यू ज्यादा लेके जाऊंगा। अगर वो गाड़ी लीज पे लेगा तो इंटरेस्ट का एलिमेंट एक्सक्लूड करने के बाद वाली वैल्यू पे परसेंटेज लगाऊंगा, यानी कि जेन्युइन अमाउंट पे लगाऊंगा उसकी। अगर लीज होगी, लीज कार होगी, तो इंटरेस्ट का एलिमेंट एलिमिनेट होगा। ठीक है, फिर ये परसेंटेजेस अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और उसमें बता दे कि 20 लाख रुपए इंटरेस्ट का एलिमेंट है, तो आप पे किस पे परसेंटेज अप्लाई होंगी? 9 मिलियन पर। उसूल यही कहता है ना, उसूल यही कहता है ना कि भाई आपके एम्प्लॉयर ने अगर लीज पे ली है, उसने महंगी गाड़ी ली है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम तो उस वैल्यू पे लेंगे जो उसकी मार्केट वैल्यू जितने का बेनिफिट मुझे मिल रहा है उस हिसाब से ले लूंगा। यानी कि लीज वाले में आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी होगी उस पर परसेंटेज। तीसरी चीज आ गई कि अगर हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेंट से गाड़ी निकाल के दे दी, जो रेंटल उसको पे है उसके हिसाब से आपको गाड़ी दे दी। अगर रेंट वाला होगा तो परसेंटेजेस थोड़ी चेंज हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो रेंट के पे कर रहा होगा पैसे। सपोज कर लो उसने पूरे साल के पैसे पे किए 9 कितने 10 लाख रुपए पे करे, तो अगर ये वाला किस्सा होगा तो कुछ भी आपकी इनकम में नहीं आएगा। अगर ये वाला किस्सा होगा तो जितना रेंटल आपके एम्प्लॉयर ने पे किया होगा उसका 50% आपकी इनकम में आएगा, उसका 50% आपकी इनकम में आ जाएगा। और अगर ये वाला किस्सा होगा तो पूरा 100% आपकी इनकम में आ जाएगा। समझ आया भाई? यहाँ पर तो वो गाड़ी खरीद रहा था तो गाड़ी की तो लाइफ होती थी ज्यादा। ठीक है, तो उस सूरत हाल में उसने बता दिए परसेंटेजेस, उस सूरत हाल में उसने बता दिए परसेंटेजेस। ये वाला किस्सा ही रख लो कि उसने रीवो गाड़ी नई नई खरीद ली पहली कॉस्ट पे 9 मिलियन पे, तो अगर ये वाला केस होगा तो 0% आ जाएगा, परचेज कर ली। ये वाला केस होगा तो 5% आ जाएगा, ये वाला केस होगा तो 10% आ जाएगा। अब सपोज कर लो यही रीवो उसने ली लीज पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे। ठीक है, इसका इंटरेस्ट एलिमेंट था 20 लाख रुपए का। इस सूरत हाल में भी इस पे परसेंटेजेस कितने अप्लाई होंगे? 9 अप्लाई होंगे। ऐसा ही है लीज वाले में भी परसेंटेज अप्लाई होंगे जो उसकी उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, यानी कि
एलिमेंट एलिमिनेट करने के बाद की जो वैल्यू होगी उसी पे परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला केस होगा 0%, ये वाला केस होगा तो 5%, ये वाला केस होगा तो 10%। अब सपोज कर लो आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीदी ही नहीं है, ये वाली गाड़ी महीने किराए पे वापस ले ली उससे, लाख रुपए महीने किराए पे ले ली, रेंटा कार वाले से खरीदे, आपके एम्प्लॉयर ने 12 लाख रुपए पे करे होंगे ना आपको, पूरे साल के लिए गाड़ी दी है तो उसने रेंटल्स पे किया होगा इसका 12 लाख रुपए, ऐसा ही है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने रेंट पे गाड़ी ली है, 12 लाख रुपए के रेंटल्स उसने पे किए हैं, अगर आपको इस सूरत हाल में गाड़ी दी है तो अगर आपको इस सूरत हाल में गाड़ी दी है तो 12 लाख का 50% 6 लाख रुपए आपकी इनकम में जाएगा। अगर इस सूरत हाल पर आपको गाड़ी दी तो पूरा 12 लाख रुपए आपकी इनकम में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्क है, उन दोनों केसेस में कॉस्ट थी, कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है तो उस पर उसने परसेंटेज अप्लाई करवाए, और इन दोनों केसेस में रेंटल्स है, रेंटल्स 0%, 50%, 100%, ये वाले केसेस। क्लियर है ये वाली बात? मतलब इनकम हम जब सैलरी कैलकुलेट करे थे ना, सपोज कर लो कार प्रोवाइड कर ली, यहाँ पे कार के नाम पे ये वाला किस्सा था 12 लाख रुपए का, तो आपके ये वाला किस्सा था तो पूरा आपका 6 लाख रुपए ऐड कर देंगे कि आपको कार की तरफ से बेनिफिट हुआ है 6 लाख रुपए। सही है, फायदा तो हो रहा है ना, गाड़ी आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, चाहे रेंट पे दे रहा है, परचेज करके दे रहा है, लीज पे करके दे रहा है, आपको तो फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है? एम्प्लॉयर की वजह से, तो सैलरी में तो आना चाहिए। ये मैकेनिज्म बताया है कि किस किस तरीके से सैलरी में आना चाहिए। सही है, दोबारा बता देता हूं, कन्वेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है तो हो सकता है 3 किस्म के मकसद हो। कौन कौन से 3 किस्म के मकसद? या तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए देगा, या तो ऑफिस प्लस पर्सनल दोनों इस्तेमाल के लिए देगा, और तीसरा मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए देगा। आपको परसेंटेज दिमाग पर रखने 0, 5, 10। अगर आपकी गाड़ी उस बंदे ने गाड़ी खरीदी होगी डायरेक्टली तो जो परचेज प्राइस होगी उस पर 0, 5, 10 अप्लाई कर दो। अगर उसने लीज एसेट पे गाड़ी लिया होगा तो आपके जहन में रखना है परचेज कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी हमेशा लीज वाले की, उसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट माइनस करोगे, इन शॉर्ट आप फेयर मार्केट वैल्यू पे आओगे उसकी, उस पे अप्लाई करोगे परसेंटेजेस 0, 5, 10। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रेंट पे लेके गाड़ी दी है तो जितने रेंटल्स वो पे करता होगा उस सूरत हाल में परसेंटेज अप्लाई होंगे 0, 50, 100। क्लियर है ये वाली बात? इसमें किसी को कोई मसले मसाइल? ठीक है, अब आपको ये वाली पेज पे लिखा हुआ भी है, इसमें मसले मसाइल तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास से लाजमी वो बुक खरीद लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये सैलरी के ना कुछ छोटे किस्से आपको बताऊंगा, 4-5 किस्से बताया करूंगा, फिर एक प्रैक्टिकल सवाल कर लेंगे ताकि उसकी रिदम में आ जाए। फिर क्योंकि इसमें तकरीबन आप समझो कोई 25 या 26 कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने पड़ेंगे, एक साथ सब बता के प्रैक्टिकल सवाल पे आएंगे ना तो समझाते समझाते मैं भी पागल हो जाऊंगा, आप भी पागल हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो इससे बेहतर ये करेंगे 5 किस्से डिस्कस करेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल सवाल करा करेंगे, फिर 5-6 किस्से डिस्कस करके एक एक्यूमुलेट प्रैक्टिकल सवाल किया करेंगे। एक तो कन्वेंस वाला चैप्टर आपको समझ आ गया, कन्वेंस कोई मसला मसाइल नहीं है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला होता है मेडिकल। आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करे मेडिकल। अब मेडिकल में होते हैं 2 किस्से, याद रखना। मेडिकल में क्या होते हैं? 2 किस्से। एक होती है मेडिकल फैसिलिटी, और एक होता है मेडिकल अलाउंस। ठीक है, एक होती है मेडिकल फैसिलिटी और एक होता है मेडिकल अलाउंस। अलाउंस आप दिमाग बना लो, अलाउंस टैक्स में हर लिहाज टैक्सेबल है। कोई भी अलाउंस आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, सिवाय मेडिकल का अलग से मैकेनिज्म बताया। अलाउंस हर हाल में टैक्सेबल है। आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी किस्म का अलाउंस देता है तो वो हमेशा टैक्सेबल माना जाएगा। अलाउंस बेसिकली पता है क्या होता है? अलाउंस ये होता है आपका एम्प्लॉयर आपको बोल देता है मुझे कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या करो या नहीं करो, कन्वेंस अलाउंस दे दिया, बोला मैं गाड़ी वाड़ी नहीं प्रोवाइड करता, हर महीने के मुझसे 40,000 रुपए अलग से ले जाना, जो करना हो कर लेना अपने हिसाब से, तुम्हें गाड़ी किराए पे लेनी है किराए पे ले लो, तुम्हें जो करना है करो, वो स्ट्रेट 40,000 टैक्स मिल जाएगा। अलाउंस हर हाल टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर कोई फैसिलिटी नहीं देगा, स्ट्रेट टैक्सेबल की तरफ चले जाएगा, वो अलाउंस कहलाता है। ठीक है,
अलाउंस हर हाल टैक्सेबल है। अब फैसिलिटी और अलाउंस में फर्क क्या है मेडिकल में बता देता हूँ। मेडिकल फैसिलिटी ये होती है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कहे कि भाई आप आओ, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि भाई अगर कल को आप बीमार होते हो या कुछ भी होते हो ना तो मैं पीछे हूँ, आपको उस वक्त पैसे दिए जाएंगे, आप अपना इलाज करना, आप पर्चियां दिखा देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। इसको कहा जाता है रीइंबर्समेंट। आप बीमार हो गए, आप खर्चा करोगे, वो बिल्स आप प्रोड्यूस करोगे, आपको उसके पैसे दे दीजिए, ये कहलाती है फैसिलिटी। इसको अवेल करने के लिए बीमार होना जरूरी है, ये वाली चीज है। अगर क्या चीज बता रहा हूँ, फैसिलिटी क्या चीज है, उसने बोला हुआ है कि भाई आपको मैं कोई पैसे नहीं देना मेडिकल के नाम पे अभी, लेकिन कल को अगर आपको कुछ भी होता है ऊंच नीच, तो उस वक्त जो भी चीज का खर्चा हो रहा होगा आप करना, मुझे आपको उस वक्त रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ये कहलाती है फैसिलिटी। ठीक है, अगर आप बीमार नहीं हुए तो नहीं मिलेंगे, बीमार हो गए तो मिलेंगे, ये चीज क्लियर। फिर दूसरा चीज होती है अलाउंस। अलाउंस ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कह दे कि भाई तुम बीमार हो या मर जाओ, मुझे इससे परवाह नहीं है, तुम्हें हर महीने तनख्वाह में 25,000 एडिशन करके देता रहूंगा, तुम्हारी तनख्वाह जितनी भी होगी 25,000 ज्यादा देता रहूंगा, तुम्हारा बीमार होते हो नहीं होते हो, इस मेडिकल से तुम्हारा 1 रुपया खर्च होता है या 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है, मुझे इससे परवाह नहीं है, तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए अलाउंस के तौर पर मिलते रहे, ये कहलाता है अलाउंस। अलाउंस और फैसिलिटी में फर्क आया। फैसिलिटी में क्या है, फैसिलिटी में बोलेगा अगर होता है तो आप कर लेना, बाद में उसको रिइंबर्स कर दिया जाएगा, ये होती है फैसिलिटी। और अलाउंस क्या चीज होती है, अलाउंस ये होता है कि आपके पास कि उसमें उसने कह दिया कि भाई मुझे तुम्हारे एक्चुअल खर्चे से कोई गर्ज ही नहीं है, तुम्हारे को ये पैसे में एक्स्ट्रा तुम्हारे तनख्वाह में देता रहूँ, तुम्हारी तनख्वाह थी लाख रुपए, 20,000 अलाउंस फिक्स कर दिया, 1,20,000 तुम्हें हर महीने देता रहूँ, 20,000 मेडिकल के तुम्हें अलग से देता रहूंगा। अब तुम बीमारी पे कितना पैसा खर्च करते हो, ज्यादा करते हो, कम करते हो, नहीं करते हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, ये वाली चीज होती है अलाउंस और फैसिलिटी में फर्क। अब अलाउंस तो ये आ गया। फैसिलिटी आपके पास होती है दो किस्म की, एक होती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली और एक होती है नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली। ठीक है, जब आपके पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का एक रिश्ता बन रहा होता है तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है पहले, ठीक है, उसमें हर चीज लिखी हुई होती है कि भाई आपको कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, इससे अगेंस्ट में आपसे क्या काम लिया जाएगा, आपकी जीडी मेंशन की जाती है, मतलब एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उसमें हर कंपनी बता देती है कि भाई उसकी क्या प्रैक्टिस है। अब फैसिलिटी बाज औकात कुछ एम्प्लॉयर्स बोल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि भाई एम्प्लॉयर ने बताया है आपको, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आपको बता दिया है कि भाई ये वाले इस बुरे वक्त पे मैं आपके साथ होऊंगा, ये मेरा फर्ज है, आपका दिमाग बना हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि अगर मुझे बीमारी कुछ हुई तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे पैसे देगा, लाजमी दे। नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली ये कि उसने पाबंद नहीं है कि वो दे आपको, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन कि वो दे नहीं दे, मेंशन नहीं है, वो अगर मूड में होगा तो देगा, नहीं मूड में होगा तो नहीं। ठीक है, क्या चीज है उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले में ये कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसमें उसने मेंशन नहीं किया कि मैं मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए पाबंद हूं आपको, और इसमें क्या होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन होगा कि हाँ भाई वो ये फैसिलिटी आपको देगा, ये चीज। तो आपके पास क्या केसेस हो गए, 3 किस्म की चीजें आ गई। फैसिलिटी होगी या तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली, जिसमें ये चीज है कि अगर कुछ मेडिकल के खर्चे वर्चे हुए आपसे हुए तो आप दोगे तो वो रिइंबर्स कर दिए जाएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है। दूसरी क्या हो सकती है, फैसिलिटी हो सकती है वो वाली के थ्रू पैसे मिल रहे हो जो आपको खर्चे हुए होंगे और आपको पैसे मिल रहे होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ होगा कि वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, अलाउंस, आपको अलाउंस के तौर पर दे रहा हूं मेडिकल के नाम। ये 3 किस्म की चीजें आपके पास हो सकती है मेडिकल के तौर पे। अब इस मेडिकल के ना 5 किस्से बनते हैं आपके पास, कितने किस्से, 5 केसेस बनते हैं आपके। ठीक है, या तो आपको सिर्फ अलाउंस मिल रहा होगा, एक बंदे को सिर्फ अलाउंस मिल रहा होगा, या दूसरा केस हो सकता है फैसिलिटी मिल सकती है आपको इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली, या तो आपको फैसिलिटी मिल सकती है नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं इसको मिटाई देते हैं, पूरा एक साथ ही लेते हैं। अब आपके पास 5 केसेस बनते हैं मेडिकल के। पहला केस बनता है या तो आपको अलाउंस देगा सिर्फ,
दूसरा केस बनता है आपको फैसिलिटी देगा इन टर्म्स वाली। तीसरा केस बनता है फैसिलिटी देगा नॉट इन टर्म्स वाली। चौथा केस बनता है अलाउंस भी देगा प्लस फैसिलिटी भी दे देगा इन टर्म्स वाली। पांचवा केस है या तो अलाउंस भी देगा प्लस फैसिलिटी देगा नॉट इन टर्म्स वाली। ये 5 केसेस बन सकते हैं ना कि या तो आपके अलाउंस हो सकता है, आपका अलाउंस मुकर्रर हो सिंपल, आपको अलाउंस मिल रहा हो सकता हो, या तो आपको फैसिलिटी दे रहा हो सिंपल नॉट इन टर्म्स वाली, हो सकता है या तो आपको फैसिलिटी दे जो कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली फैसिलिटी है। चौथा केस हो सकता है या तो आपको अलाउंस तो दे ही दे और साथ में फैसिलिटी भी दे दे इन टर्म्स वाली, दोनों चीजें आपको दे दे। और पांचवा केस हो सकता है आपको अलाउंस भी दे और फैसिलिटी नॉट इन टर्म्स वाली भी दे दे, इसके अलावा छठा केस नहीं बन सकता। ये 5 केसेस आपके पास बनते हैं। अलाउंस पे आपको ये कहता है कि अगर आपको अलाउंस दिया गया है, सिर्फ अलाउंस दिया गया है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को अलाउंस दिया गया है तो वो ये कहता है कि जितना भी अलाउंस मिला उसमें एग्जेम्पशन दी जाएगी। एग्जेम्पशन क्या है कि इतने चीज की छूट है आप। एग्जेम्पशन टैक्सेबल का अपोजिट है एग्जेम्पशन। टैक्सेबल का मतलब क्या है, इस पे टैक्स लगाओ, एग्जेम्पशन का मतलब है इस पे टैक्स ना लगाओ, ये एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, 10% बेसिक सैलरी की एग्जेम्पशन दे दो, 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जेम्पशन रिमेनिंग टैक्सेबल कर दो। क्या बोलते हैं आपको कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउंस दिया जा रहा है तो एग्जाम हो जाएगा 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। मतलब ये है कि ये वाला केस है, सपोज कर लो इधर इस बंदे को अलाउंस दिया जा रहा है महीने का, सपोज कर लो 40,000, इस बंदे को अलाउंस दिया गया 40,000 रुपए का। 40,000 के हिसाब से इस बंदे को कितने पैसे दिए गए पूरे साल के? 4,80,000 रुपए। इस बंदे की बेसिक सैलरी कितनी थी? 10 लाख रुपए। पूरे साल की कितनी थी? 12 लाख रुपए। 12 लाख का 10% कितना हुआ? 1,20,00,000 का 10% कितना हुआ? 12 लाख रुपए ना। 12 लाख तक की एग्जेम्पशन दे दी है हमने, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में तो कुछ आया ही नहीं। सपोज कर लो भाई 4 लाख रुपए दे दिए इधर इसको, तो 4 लाख के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 48 लाख रुपए। और यहाँ पे 12 लाख की एग्जेम्पशन हो गई तो इसकी एग्जाम मेडिकल के नाम से हम चार्ज कर देंगे 36 लाख रुपए। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अगर एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया गया होगा, ठीक है, तो जितना भी अलाउंस दिया है वो आप लिखोगे एक तरफ, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी की दे देंगे एग्जेम्पशन। अगर उसमें वो कवर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो जो एक्सेस अमाउंट बच जाता है वो उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाएंगे मेडिकल। ठीक है, वो उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाएंगे मेडिकल लिख के। इस सूरत हाल में मैंने आपको कहा, सपोज कर लो पहला केस आपको बताया कि एक बंदे को 30,000 रुपए मेडिकल के मिल लेते, पूरे साल के कितने पैसे उसको? 4,80,000 रुपए। 10% ऑफ द बेसिक सैलरी कितना आया उसका? 12 लाख रुपए। 12 तक पे मुझे उससे टैक्स नहीं लेना, ये कहला रही है। तो उसको कितने दिए? 4,80,000, तो कुछ भी टैक्सेबल में नहीं जाएगा। दूसरे केस में सपोज कर लो उसके दिए 4 लाख रुपए के हिसाब से, तो पूरे साल के कितने पैसे उसको दिए? 48 लाख रुपए। 12 लाख पे टैक्स नहीं लेना तो अमाउंट कितनी बच गई? 36 लाख रुपए। ये 36 लाख रुपए यहाँ पे लिख दूंगा मेडिकल करके। क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला? क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको एक बंदे को मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा हूं, अगर एक बंदे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है तो ऐसी सूरत हाल में उस बंदे को जितना भी मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा वो एक तरफ लिखा जाएगा, 10% की एग्जेम्पशन दी जाएगी बेसिक सैलरी से। अगर उसके अंदर वो कवर हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। नमाज ब्रेक कर लेते हैं, 10 मिनट में मुलाकात करते हैं इसके आगे से। 10 मिनट में आ जाओ फिक्स। नहीं पढ़ी ना बहुत सारों ने, नहीं पढ़ी, पढ़ ली ना, बस आ जाओ। 10% ऑफ बेसिस, तो कौन बोला था नमाज का भी? नहीं नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी थी। किसने बोला था नमाज का भी? अभी तो बोला किसी ने, तो आ जाओ। 10 तुमने ही तो बोला था नमाज। अच्छा बस
10% ऑफ द बेसिक सैलरी की आपको एग्जेम्पशन दे दी, कहानी होती है यहाँ पे खत्म। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसले मसाइल है तो बताओ। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसले हैं तो बता दो। इसके बाद क्या कहता है आपसे, इसके बाद अगर ये है कि फैसिलिटी इन टर्म्स वाली आपको मिल रही है, अगर आपको कोई बंदा, आपका एम्प्लॉयर फैसिलिटी देता है, सपोज कर लो आप बीमार हो गए, ठीक है, आपने खर्चा किया, आपके एम्प्लॉयर ने वो पैसे आपको वापस दे दिए, ठीक है, और वो सारे पैसे आपके लिखे हुए थे इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मेंशन था, आपको जब नौकरी पे लग रहे थे तो उसने बताया था कि भाई मैं इस मुसीबत के वक्त आपके साथ हूंगा, ये कहलाती है फैसिलिटी इन टर्म्स वाली। अगर इस सूरत हाल के थ्रू आपको पैसे मिले हैं एम्प्लॉयर के थ्रू, ये पूरे के पूरे एग्जाम माने जाएंगे, कोई पैसा इसमें चार्जेबल नहीं जाएगा। ये कितने माने जाएंगे? फुल एग्जाम। बस इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मीट करनी पड़ेगी। ये पूरे के पूरे एग्जाम माने जाएंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, ये कौन सी वाली फैसिलिटी है जो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी, अगर उस फैसिलिटी के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो सारे के सारे पैसे एग्जाम माने जाएंगे, दो कंडीशंस के थ्रू। दो कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन है एनटीएन और मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये दो चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कि जिधर से आपने इलाज करवाया है, जो भी चीज करवाई है, उधर का एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वाकई में कोई अस्पताल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्कूल में जाके इलाज करवा लियो। ठीक है, तो क्या चीज है, जिधर से आपने अपनी ट्रीटमेंट ली है या जो भी चीज करी है, जिसके बिल्स हैं, वो कोई एक प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए और उसका एनटीएन आपको प्रोड्यूस करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर की अटेस्टेशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर उसको अटेस्ट करेगा कि हाँ भाई मैंने ये बिल देखने के बाद पैसे दिए। ये चीज थी, अगर आप प्रोवाइड कर देते हो और आपको फैसिलिटी के थ्रू पैसे मिले हुए हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली दी, तो वो सारे के सारे पैसे आपके क्या हो जाएंगे? एग्जाम होने चाहिए। उसमें टैक्सेबल में मेडिकल के नाम पे कुछ भी नहीं जा रहा हो। क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला है? दूसरा है एम्प्लॉयर अटेस्टेशन। अटेस्टेशन क्या चीज होती है? आज आप अपना सीआईसी बनाने के लिए जाओगे, वो बोलते हैं ना किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवा कर आ जाओ। वो क्या चीज है? हाँ भाई मैंने बंदे को देखा है, इसका करेक्टर देखा है, ये करा है, वो करा है, ये है, वो है, सब। ठीक है, अटेस्टेशन ये है कि एम्प्लॉयर अटेस्ट करेगा इस बिल को, हाँ भाई मैंने बिल देखा है, मैंने अपनी बिल भी वेरिफिकेशन भी कर लिया मेरे डिपार्टमेंट ने, ये सब मतलब जेन्युइन काम हो रहा है ये वाली। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी के लिए कागज लेकर और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज, दूसरी वाली चीज भी क्लियर है, फैसिलिटी इन टर्म्स वाली चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे जो कि फैसिलिटी नॉट इन टर्म्स वाली। अगर एक बंदे को, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं था कि भाई उसको ये फैसिलिटी दी जाएगी, एम्प्लॉयर को बेचारे पे रहम आ गया, उसने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। ये फुल टैक्सेबल। भाई डबल फायदा हो गया ना, एक तो पता ही नहीं था मिलेगा, मिला तो मिला तो टैक्स दे दो उसको, इधर तो पता था ना मिलेगा। हाँ, खर्चा तो हो गया, वरना तो कर देना, फायदा तो हुआ ना, 10 जो टैक्स बनता है वो तो दे दो। तो क्या चीज है, फैसिलिटी अगर नॉट इन टर्म्स वाली के थ्रू पैसे मिले, ऐसी फैसिलिटी आपको जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं थी और उसके थ्रू आपको पैसे मिले, तो उस सूरत हाल में क्या चीज है, वो बुरी की बुरी आपके पास टैक्सेबल मानी जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई मसला किसी को? इन तीनों केसेस में मसला है किसी को? ये तीनों केसेस बता रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ ये होगा, अगर सिर्फ अलाउंस मिला होगा तो ये फॉलो होगा, अगर सिर्फ फैसिलिटी नॉट इन टर्म्स वाली होगी तो ये मिला होगा, अगर सिर्फ फैसिलिटी इन टर्म्स वाली होगी तो ये मिलेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं, हमारा चौथा केस आता है जो कि आपके एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ये वाले दोनों केस। ठीक है, वो बोलता है एक बंदे को अलाउंस भी दिया गया, ठीक है, और साथ में उसको फैसिलिटी भी दे दी इन टर्म्स वाली, मतलब एक बंदे को बोला है हर महीने के 25-25 हजार अलाउंस के तो देता ही रहता हूं, अगर कभी बीमार हो तब भी आ जाना मेरे पास, खैर। ठीक है, तो ये वाली चीज है, मतलब तुम्हारा जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हिलना नहीं कहीं। अब ऐसा बंदा होता है ना, तो इस बंदे को छींक भी आती है तो वो किधर जाता है? वी डोंट ट्रस्ट एनी हॉस्पिटल, उन्हीं को आगे। ठीक है, तो बंदा बोलता है बस नहीं, आज हो सकता है थोड़ा फ्लू भी हो गया, एक डॉक्टर से एडवाइस लेके आता हूँ।
ठीक है, तो अलाउंस प्लस मेडिकल टर्म्स वाली आपको दे दी है, इसने कहा भाई अलाउंस भी मिल रहा है आपको और मेडिकल इन टर्म्स वाली फैसिलिटी भी मिल रही है। अगर ऐसे दोनों केसेस आपको मिल रहे होंगे जो कि ये वाली चीज में, तो इसमें मेडिकल अलाउंस जो होगा वो फुल टैक्सेबल हो जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगी वो पूरी एग्जाम हो जाएगी। तो इसमें जो आपको अलाउंस के थ्रू पैसे मिल रहे होंगे ना वो पूरे के पूरे टैक्सेबल कर देना, ठीक है, और जो फैसिलिटी के थ्रू पैसे मिल रहे होंगे वो पूरे के पूरे एग्जाम हो जाएंगे। मतलब इसमें 10% 20% कुछ भी नहीं देंगे, जितना भी अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर है? जितना भी अलाउंस मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल कर देंगे और जितनी भी फैसिलिटी के थ्रू पैसे मिले होंगे वो पूरी की पूरी एग्जाम कर देंगे। क्लियर है? क्या चीज है, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ बंदे को मिल रही होंगी तो ये फॉलो करेंगे कि एक ही वक्त पे उसको दोनों चीजें मिल रही हैं, एक ही वक्त पे उसको कह दिया अलाउंस भी ले लो और एक ही वक्त पे उसको कह दिया फैसिलिटी भी ले लो, तो ये ट्रीटमेंट फॉलो होगा। इसमें किसी को कोई मसला? हाँ, ठीक है भाई। अब पांचवी चीज पे आते हैं। पांचवी चीज क्या है कि वो आपसे कहता है कि अलाउंस तो मिल रहा है और साथ में फैसिलिटी इन टर्म्स वाली भी है, तो इस सूरत में ये होगा मेडिकल अलाउंस का भी जेन्युइन रहेगा और ये वाले का भी जेन्युइन रहेगा, यानी कि जेन्युइन तरीके दोनों। इसका क्या मतलब है, अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट करते थे, 10% की एक्सेप्शन के साथ ये भी कर लेंगे और फैसिलिटी का क्या करते थे, ये वाली का फुल टैक्सेबल, तो ये दोनों फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अलाउंस टैक्सेबल विद एग्जेम्पशन ऑफ 10%, 3%, 10% और फैसिलिटी फुल टैक्सेबल। क्लियर है? तो ये 5 केसेस आपके पास मेडिकल के बनते हैं, इसके अलावा छठा केस नहीं बनेगा। आपके सवाल में आपको पिक करना पड़ेगा केस कौन सा है, केस के हिसाब से ट्रीटमेंट कर दोगे। अगर केस गलत पिक कर लोगे सॉल्व कर दोगे, क्योंकि देखो मेडिकल इन टर्म्स वाली पूरी की पूरी एग्जाम हो जाती है, मेडिकल फ्लेक्सिबल हो जाती है, अलाउंस के साथ कौन सी फैसिलिटी मिली हुई है, कौन सी फैसिलिटी मिली, पांचों केसेस अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज आपके पास ये चीज है, आप पांचों में से कोई एक केस आइडेंटिफाई कर लो। इसमें किसी को कोई मसला? हाँ भाई, इसमें किसी को कोई मसला है? तो आगे चले ना, ये साढ़े 6 तक क्लास थे। हाँ भाई, यहाँ पर तो किसी को कोई मसला नहीं है ना? आ जाओ भाई। अब तीसरा केस बनता है हमारा, लो। हाँ भाई, अब तीसरा केस बनता है, अगर आपका एम्प्लॉयर लोन दे, कंसेशनल लोन दे या इंटरेस्ट फ्री लोन दे इंग्लिश, कंसेशनल लोन दे या फिर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। आज क्या मार्केट से, अब आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया होगा, हमारी खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, ये वाला कर्जे हंसना, सुना है ये वाला अल्फाज? तुमको इतना हंस रहे हो, मतलब कर्जे हंसना का बताओ, सुना है ये वाला अल्फाज? ठीक है, ये बिल्कुल वो चीज होती है कि जिसपे आज आप अगर मार्केट से कभी भी कहीं से कर्ज लेने के लिए जाओ या लोन लेने के लिए जाओ ना, तो बैंक के पास में भी चले जाओ या किसी भी स्केड्यूल बैंक के पास जाओ या किसी भी फाइनेंशियल बॉडी के पास चले जाओ, वो आपसे इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगा, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो आपको बोलेगा ठीक है भाई, आपको 10 लाख का कर्जा चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको देता हूँ कर्जा, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, जो भी इंटरेस्ट मार्केट का लगा रहा होगा, हो सकता है 10% लगा रहा हो, बोलेगा मैं उस इंटरेस्ट पे आपको दूंगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, 10 लाख पे हर महीना आप पे कितना चार्ज हो रहा है, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। मतलब आपको लगातार हर महीने उसको लाख लाख रुपए देने और फिर 10वें साल के बाद उसको पूरे उसके 10 लाख वापस करने। इन शॉर्ट रिटर्न कितने करोगे 10 लाख पे? 20 लाख। ऐसा ही है ना? कितने रिटर्न कर रहे होगा उसका, ये वाली चीज है, मतलब ये कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट वाला चक्कर। तो अगर आपका एम्प्लॉयर, और ये फैक्ट है देखो, ठीक है, अगर आप कहीं से ही मार्केट पुल अप करने के लिए पैसा लेने जाओ, कोई भी पैसा आपको फ्री में नहीं देगा, बोलेगा पैसे की खुद की एक कॉस्ट है ना,
आज मैं पैसा अपने सिंपल रख दूं, मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे आज पैसे दो, 1 साल के बाद पैसे ले लेना, आप बोलोगे पागल हो क्या? ठीक है, यही मैं बोलूँ कि भाई ठीक है 1 लाख दो, 1 साल के बाद 1.5 लाख वापस दूंगा, तुम सोचोगे हाँ यार इससे अच्छा ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, वरना इसको दे दूं। यही चीज है ना, फ्री में नहीं दोगे पैसा रखने के लिए, अलबत्ता कि कोई एक्सट्रीम केसेस ना हो। ठीक है, नॉर्मल हालात में एक आम बंदा तभी नहीं देगा आपको ये वाले पैसे। तो लोन के बारे में जब भी जाते हैं, अब एक वो चीज होती है बेंचमार्क, जरा मुझे बेंचमार्क बताओ, बेंचमार्क क्या है? एक अल्फाज है बेंचमार्क। बेंचमार्क बेसिकली ये चीज होती है कि एक कंपैरेटिव चीज जो सेट हुई हुई होती है बिल्कुल, ठीक है, जो उसमें आसानी से ट्रेड हो रही है, बेंचमार्क रेट। ये सपोज कर लो डॉलर के बारे में आप बात करो ना, तो डॉलर का एक रेट सेट, एक आम भाई देखो डेली हमें भी पता है एक एक मिनट के अंदर डॉलर के रेट बदलते, लेकिन एक आम बंदा अपनी रफ कैलकुलेशंस पे जाएगा, बोलेगा अरे के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, 172 होगा, 73 होगा, 68 भी होगा, जो भी होगा, लेकिन एक 170 का दिमाग बंदे का बना रहता है हमेशा। ठीक है, ये वाली चीज है, तो ये कहलाता है बेंचमार्क रेट। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटरेस्ट का भी एक बेंचमार्क रेट है। इंटरेस्ट हमें किया जाता है जितना बंदा आसानी से पैसा कमा ले, इंटरेस्ट का भी एक बेंचमार्क रेट कि भाई देखो एक आम बंदा ना आज की तारीख में 10% पैसा आसानी से कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक देते हैं उतना तो पैसा, बैंक तो नुकसान नहीं देता ना। आप आज बैंक में रखवाओ पैसे, देखो लेकिन पक्की सूद खोरी है, सूद वाला बिल्कुल झन्नुमी है, कभी नहीं रखवा देना। लेकिन एक बता रहा हूं कि अगर बंदे के पास पैसे हो तो बैंक में जाके तो वो 10% पे लगा दे रहा है, हर साल 10% कमाता रहेगा। आज दे दे उसको 10 लाख रुपए, साल के आखिरी में हर 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 साल के आखिरी में आपके पास इंटरेस्ट रेट होता रहेगा 10%। तो बैंक पागल है आपको 10% दे रहा है। बैंक क्या करता है, बैंक सबसे मिनिमम रिटर्न दे रहा होता है आपको। अगर कोई कारोबारी होगा वो मतलब उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाता होगा, तभी तो जाके लोगों को 10% बांट देता है, तभी तो जाके लोगों को 10% बांट देता है। बेंचमार्क रेट ये होता है कि जिसमें आसानी से वो वाली चीज आपको मिल जाए, ये वाली चीज नहीं तो ये वाली चीज कर लूंगा, ये वाली चीज नहीं ये वाली ले लूंगा। ठीक है, ये चीज कहलाती है बेंचमार्क रेट बेसिकली। तो इंटरेस्ट का बेंचमार्क रेट ये है अभी का 10%। ठीक है, अगर मुझे अभी लोन चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए ना, कंडीशंस है, लेकिन मुझे 10% पे पैसा आसानी से मिल जाए, मुझे कितने में मिलेगा? 10% पे जो भी बंदा होगा मैं आसानी से बंदा उठा लूंगा, मुझे जितने भी चाहिए होंगे 10% खिला के मैं पैसा ले सकता हूँ। कितना? 10% पे मैं उससे पैसे ले सकता हूं, ये कहलाता है बेंचमार्क रेट। ये आज का बेंचमार्क रेट फिक्स है आपका 10%। 10% पे आप इजीली मार्केट से पैसा पुल आउट कर सकते हो, लोग तैयार होंगे आपको 10% पे देने के लिए। ठीक है, अब सपोज कर लो आपका एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है, अब आपको पता है बेंचमार्क रेट कितना आ गया आपके पास? 10%। ये रेट समझ आ गया ना क्या चीज है? सपोज कर लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया, इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर ने लोन दिया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया 10% पे, बोला 10% पे तो कुछ फायदा हो रहा है। आपने बोला एम्प्लॉयर दे रहा है 10% पे, मार्केट से लेने जाऊंगा कितने पे मिलेगा मुझे? 10% पे। कुछ फायदा हो रहा है मेरा? कोई सेविंग नहीं हो रही मेरी, कोई सेविंग नहीं हो रही। कौन से 2 रकात का फायदा मिला मुझे? कुछ फायदा नहीं मिला। अब सपोज कर लो एम्प्लॉयर ने आपको लोन दे दिया, बेंचमार्क रेट तो वही 10% है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया 7% पे, तो कितने परसेंट की सेविंग हुई आपको? की सेविंग की वजह कौन बना? फायदा आना चाहिए सैलरी के अंदर। जितना भी लोन आपको देगा, जितना भी इंटरेस्ट परसेंट की सेविंग हो रही होगी, वो पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल सैलरी में जाएगी इंटरेस्ट के साथ। सपोज कर लो यहां पर आपके एम्प्लॉय आपको 50 लाख रुपए का, 50 किया है, इंटरेस्ट के नाम से वहां पर आ रहा होगा, इंटरेस्ट सेविंग के नाम से। सपोज कर आपको आपका एम्प्लॉयर दे देता है फॉर एग्जाम्पल 10% की जगह पे अब आपको देता है 10% बेंचमार्क है, इधर देते हैं 0% पे, इसको कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट लिया ही नहीं तो कितनी सेविंग हुई आपकी? 10%। पूरा का पूरा 10% सेविंग में लेके जाओगे, वहां पे पूरा टैक्सेबल। सपोज कर लो बेंचमार्क रेट 10% ने आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया 9% पे, आपका सेव हुआ 1%, ये लेके जाओगे। ये जितना भी आपकी इन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कंसेशनल हो या इंटरेस्ट फ्री हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम मार्केट से पैसा ले सकते हैं आसानी से 10% पे। मुझे मेरा एम्प्लॉयर जो फेवर देगा ना उसमें, वो फेवर को भी मैं टैक्सेबल करूंगा। इस वाले 10% पे दिया, 10% पे ही दिया, मुझे कोई फेवर नहीं हुई। इस वाले केस में मुझे मार्केट से मिल सकता था 10% पे, मुझे ये दे रहा है 7% पे, मुझे फेवर हो रही है 3% की, वो 3% का मुझे हो रहा है फायदा।
फायदा हो रहा है एम्प्लॉय को, किसकी वजह से? एम्प्लॉयर की वजह से। हमें पढ़ाया गया कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी एम्प्लॉयर की वजह से, तो आंख बंद करके सैलरी में डाल दो, ये फायदा 3% का सैलरी में आएगा। क्लियर है? कोई मसला इसमें? सपोज कर लो अब केस भी तो हो सकता है 10% का था, एम्प्लॉयर ने दिया 15%, तो पहले तो आप लोग ये सोचोगे कौन गधा होगा जो खरीदेगा। अब इसकी भी कुछ शर्तें हैं। आज मैं बैंक से जाऊंगा ना, तो बैंक मेरे को अगले लम्हे बोलेगा कोई चीज गिरवी रखवाओ, तुम भाग गए तो मैं वो चीज को बेचूंगा। कोई चीज गिरवी रखवा दो, मतलब प्लेज रखवा दो, कुछ भी करवा दो, ये गारंटी मांगता हूँ, मतलब गारंटी चाहिए मुझे कुछ ना कुछ चीज की। मतलब तुम तो खुद वैसे कर्जे मांगने के लिए आया, कल को खुद ही भाग गया तो मैं कहां से पकड़ता रहूंगा तुम्हें? बैंक कोई खुद का पैसा तो देता नहीं है, मार्केट का पैसा देता है वो भी। तो क्या चीज है, वो गारंटी लाजमी रखवाएगा। ऐसी सूरत हाल में आपको जाना पड़ेगा किसके पास? अम्मी के पास या बीवी के पास, उसके जेवर जाके गिरवी रखवा कर आओगे। ठीक है, जहाँ कोई घर के कागज वागज होंगे, मतलब इन शॉर्ट मार्केट वाला कभी भी बंदा आपको पैसे देगा नहीं बगैर गारंटी के। वो लाजमी गारंटी रखेगा कि अगर आप उस इंटरेस्ट की पेमेंट में ऊपर नीचे हुए, या आप उसके लोन रीपेमेंट में ऊपर नीचे हो, तो उस चीज को बेच के पैसे वसूल कर लेगा अपने फॉरम से। ये चीज है, मतलब बगैर गारंटी के मार्केट में पैसा नहीं देगा। लेकिन हमारा बंदा तो बेचारा बगैर गारंटी के पैसा देगा ना। तो लोग ये वाला लोन भी लेते हैं, 10% पे मार्केट में मिल रहा हो, तो उनके पास रखवाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? मेरे पास रखवाने के लिए जब कुछ नहीं होगा, तो मैं कैसे ले सकता हूं मार्केट से पैसा? मैं तो ले ही नहीं सकता मार्केट से पैसा। तो क्या चीज है, लोग 15% पे भी लेते हैं। और कुछ लोग, जाहिर सी बात है, मार्केट में जब बैंक करता है, तो बैंक करता है यहाँ पे लड़की की शादी करने ले आओ तो लड़के की 3 इंक्वायरी करते हैं, मतलब बता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या काम कर दिया उसने। इसी तरीके से यहाँ पर भी जाओगे तो बैंक पहले इंक्वायरी करेगा 25 दिन तक। ठीक है, बैंक आके 25 दिन तक इंक्वायरी करेगा, 40 बंदों से जाके पूछेगा बंदे में तप्पड़ है, वापस दे सकते हैं नहीं दे सकता। तो क्या चीज है, पूरी आवाज एक चीज न्यूज घूम जाएगी, हाँ भाई फला फला ने बैंक से लिया है, फला फला से बैंक से लिया है, फला फला ने बैंक से लिया है। तो बंदा थोड़ा सा सिक्रेसी के लिए भी यहाँ से, या तो एम्प्लॉयर से लेना है, एक के सामने जलील होना है, बोलेगा यहाँ पे 25 के सामने जलील होना है। तो लोग ऊपर से भी लोन ज्यादा पे भी ले रहे होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी हमारा कॉन्सेप्ट ये है, इस बंदे को इंटरेस्ट की कोई नहीं हो रही, इस बंदे इंटरेस्ट की कोई सेविंग नहीं हो रही, तो लिहाजा आपकी सैलरी में कोई पार्ट उसका नहीं बन रहा होगा। इसका एक और इम्पैक्ट भी आता है, वो जब हम दूसरा बिजनेस में आ रहे होंगे, वो आपको उस वक्त बताऊंगा कि इस इंटरेस्ट हायर का इम्प्लीमेंट दूसरी तरफ कहाँ जा रहा होगा, वो उस वक्त ही बताऊंगा। ठीक है, ये बता, सपोज कर लो ये लोन मैंने जो लिए थे, उससे मैं अपना कोई कारोबार करता था, उससे मैं अपना कारोबार करता था। ठीक है, अब हर सूरत हाल में अगर मैंने अपने बेंचमार्क रेट पे लिया है, जाहिर सी बात है मैं पैसे की कॉस्ट लेकर आया, तो बिजनेस में तो अपनी सब कॉस्ट लेस करूंगा ना इंटरेस्ट की। तो अगर मैंने 10% पे लिया है, तो मैं इंटरेस्ट का 10% लेस कर दूंगा वहां से, कि भाई बिजनेस का एक्सपेंस आया, मेरा 10% पैसा आया लगा। अगर मैंने बिलो पे भी लिया होगा ना, तब भी 10% लेस करूंगा। क्यों 10% लेस करूंगा? क्योंकि 7% तो मैं लोगों को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और 3% का जो फेवर है वो मेरी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी में डाल दिया उन लोगों। मेरे जेब से तो टोटल 10% चला गया ना बिजनेस के हिसाब से। उस वक्त भी 10% वहां से एक्सपेंस में लेस कर रहा हूँ, और इस सूरत हाल में भी 10% लेस कर रहा हूँ। और अगर हायर होगा, तो मैं जितना हायर पे कर रहा हूँ वो लेस करूंगा, जितना हायर पे कर रहा हूँ वो लेस। यहाँ पे तो यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये था, इसका सिर्फ एक इंपैक्ट उठता है कि अगर इस पैसे से बिजनेस कर रहे होगा कुछ ना कुछ, तो जो बेंचमार्क रेट होगा वो या तो हायर ऑफ, जो हायर ऑफ होगा वो उधर एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब सूरत हाल में आपके पास आ गया कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, कंसेशनल लोन दिया है या फिर लोन दिया है, तो हम लिंक करेंगे किसके साथ? बेंचमार्क रेट के साथ लिंक करेंगे। और जो बेंचमार्क रेट के हिसाब से हमें फेवर मिल रही होगी या जो सेविंग हो रही होगी, वो हम लोग टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, जितना भी होगा, ये वाली चीज क्लियर हो गई। बाज औकात हो सकता है एम्प्लॉयर ने इतनी बड़ी फेवर दी, आप उसके इतने चाहिए हो, उसने 10 लाख 50 लाख का कर्जा दिया, बोला बगैर इंटरेस्ट के, आपने पूरे 10% सेविंग हुई, जब इंटरेस्ट देने की वापसी की बारी आई, उसने कहा 50 लाख नहीं है तो छोड़ 25 लाख ही दे, 25 लाख और बोल नहीं दे, 25 लाख वापस ये रख लो। तो अगर लोन पूरा का पूरा भी माफ करेगा, तो वो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। लोन जितना भी माफ होगा वो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। मकसद कि अगर एम्प्लॉयर को फायदा होता है और उसकी वजह एम्प्लॉयर बनता है, तो वो सारा फायदा टैक्सेबल होना चाहिए। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई मसला? बिल्कुल, ये पूरा भाई यहाँ एम्प्लॉयर ने 0 ले लिया, सेविंग तो पूरी हो गई ना 10%, यही चाहेगा। अभी थोड़ी जाएगी, ये तो अलग अलग सब केस बताए ना आपको।
तो 3% बचा ना आपको, वो 3% जाएगा ना वहां। अरे लेकिन इंटरेस्ट लगा है, आप मार्केट से पैसा लेने के लिए आते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? 10%। ये कितना ले रहा है आपसे? 3% की फेवर मिल रही है ना, कम ले रहा है आपसे पैसे। वो जो 3% का फायदा हो रहा है ना आपको, वो आप टैक्सेबल सैलरी में ऐड करना। अरे तो वो हेडिंग है इस चीज की, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो रही है, हेडिंग है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है या सबसे कंसेशनल रेट पे दे रहा है, तो जितना भी कंसेशन आपको दे रहा है या पूरा ही हो रहा है आप कंसेशन जो भी, वो आपको उसकी टैक्सेबल सैलरी में लेके जाना है, ये बता रहे हैं। हाँ तो हर ईयर हो रहा होगा ये वाला काम, हर ईयर हो रहा होगा ये वाला काम, आपको बता देगा ऐसे लोन लिया हुआ है, खत्म हो गई बात, उसने आपको बताया हुआ होगा, हर ईयर इंटरेस्ट लग रहा होगा, जितना लोन बाकी होगा हर ईयर दे रहे हो। एक मिनट यार थोड़ा। हाँ इतना प्रैक्टिकल नहीं, आपको सवाल आपको बता देगा वो क्या हो रहा है, वो बता देगा भाई कितने परसेंट ले रहा है कितना नहीं ले रहा है, जो भी है हमारा मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है। हाँ भाई सुन लो, सवाल आपको पूरा बताएगा कि भाई फला बंदे से फला फला लोन लिया गया है, बेंचमार्क रेट हो सकता है नहीं बताया, बेंचमार्क रेट आपको याद रखना है कितना है, 10%। वो आपको बता देगा भाई इतने परसेंट पे लोन लिया है। कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई अगर कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सेविंग हो रही है, उसको टैक्सेबल सैलरी में ऐड करना है, सिंपल, और कोई दूसरा काम नहीं करना। और अगर लोन की कंसेशन दे रहा है आपको, तो वो भी ऐड करना, बस ये चीज, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये कहता है, और कोई दूसरी बात वो हमारे से कर रहा है। तो एक और बात सुन लो, ये वाली चीज ये है कि जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है ना, ये कहानी अप्लाई होगी उस लोन पे जिसकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा है। जिसकी अमाउंट ही 10 लाख रुपए से कम है, उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है, समझो कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, देखो 10 लाख आज की तारीख में ना एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर माना जाता है ईयर के हिसाब से। लोन तो नहीं है बार बार बंदा हर जब शक्ल उठा के जाओ लोन तो नहीं मिलेगा, शक्ल को भी बड़ा अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज है आपके पास। तो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन होगा तो ये वाली कहानी अप्लाई होगी पूरी। अगर 10 लाख रुपए से नीचे वाला तो भूल जाओ ये पूरी कहानी को, ये वाला केस कुछ भी अप्लाई नहीं। 10 लाख रुपए से ऊपर वाला लोन होगा तो वाली कहानी आपको लेके जानी पड़ेगी। तो हमने आज 3 चीजें देख ली हमारे पास, जो नॉर्मल सैलरी स्टार्ट करते हुए हमने कन्वेंस पूरा देख लिया, हमने हमारे पास जो इंटरेस्ट फ्री लोन था वो देख लिया, और हमने हमारे पास जो मेडिकल के केसेस थे वो देख लिए। 2-3 केसेस मजीद डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और ये बुक लाजमी अब आप खरीद लीजिए, जिसके पास है तो उसका पहला चैप्टर आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। कुछ चीजें मैंने उसमें से नहीं बताई, एफएसआई पीएसआई वाली, वो वक्त के साथ आपको बता दूंगा। और ये तीसरा चैप्टर हमने सैलरी वाला स्टार्ट कर दिया, जरा उसको जितना करा है वो रीड करना स्टार्ट